इलेक्ट्रिक व्हीकल एकेडमी ये होस्ट करती है हर सैटरडे को। ये हमारी एक जूम के ऊपर सेशन होता है जो 8 से लेकर 9 बजे तक होता है। और इस दफ़ा हमने सीरीज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के ऊपर चलाई है। और आज का जो सेशन है वो है इलेक्ट्रिक मोटर्स और इसकी कंट्रोलर्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा बात होगी। साहद इलाही साहब बात करेंगे और साहब जो है वो बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा साहद इलाही साहब से कि वो आज के जो हमारा पैटर्न है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि फिराज साहब फर्स्ट टाइम हमारा सेशन जो है वो एज ए आप स्पीकर इसमें शामिल हुए हैं। और बाकी मेनली हमारा पैटर्न यही होता है कि स्टार्ट में हम प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दरमियान में अगर किसी को क्वेश्चन होता है तो वो हैंड रेज भी कर सकता है, क्वेश्चन टाइप भी कर सकता है, उसके अंदर ज़्यादा आसानी रहती है। और ज़्यादा टाइम हम एंड पे 20 मिनट जो है वो देते हैं डिस्कशन के लिए और क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो ओवर टू यू सर। साहब साहब आपके हैंड ओवर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया इकराम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। ये जैसे हमने पहले बात की है कि दिस इज अ सीरीज ऑफ जिसमें हम फोकस कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईवी सिस्टम्स। तो लास्ट वीक हमने बात की थी रेंज एंड परफॉर्मेंस सिमुलेशंस के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटर्स एंड कंट्रोल्स के ऊपर। तो मैं उसके ऊपर अभी आता हूँ जस्ट वेरी क्विकली। लास्ट वीक जो हमने रेंज और परफॉर्मेंस सिमुलेशन के ऊपर बात की थी उसमें जो टूल उमर साहब डेवलप कर रहे हैं यूजिंग मैटलैब एंड सिमुलिंक, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि हम उसको एक ओपन सोर्स टूल बना लें, उसको एज एन ओपन सोर्स टूल डेवलप करें। तो उसमें वी आर लुकिंग फॉर अदर्स इन पाकिस्तान टू जॉइन दैट एक्टिविटी, ताकि हम उसको सबकी हेल्प के साथ लेके आगे चलें, एज अ टूल डेवलप करें जो कोई भी यूज कर सकता हो पाकिस्तान में। तो उसके लिए मैं उमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्विकली उमर अगर आप क्विकली जरा बता दें कि उसमें किस किस्म की आपको कोलैबोरेशन चाहिए इस वक्त उस टूल को डेवलप करने में। देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड कंट्रोल्स जो आज का टॉपिक है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप अगर मुझे ईवी सिम को शेयरिंग राइट दे दें तो फिर मैं उसमें शेयर कर लूँ। सर आपके पास है एक्सेस इसका? अच्छा, आप शेयर। योर को होस्ट। तो जैसे कि साथ साहब ने जिक्र किया, पिछले हफ्ते हमने कुछ थोड़ी सी मॉडलिंग वगैरह एक्सरसाइज की थी ईवी सिम के ऊपर। तो ये एक टूल है जो कि हमने डेवलप किया है जिसमें बैक एंड पे मैटलैब और सिमुलिंक पे रन करता है, लेकिन इसका फ्रंट एंड जो है वो हमने यूनिटी 3D जो कि नॉर्मली गेम डिजाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है वो यूज़ किया है। तो अब हम ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि टूल को काफ़ी उसमें एफर्ट चाहिए, काफ़ी बड़ा टूल हो गया और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो और दूसरा ये कि हम सोच रहे थे कि अगर हम कोलैबोरेट करें तो उससे ये होगा कि हम दूसरे लोगों की हेल्प भी ले सकते हैं और फिर हर एक को इसको यूज़ कर सकता है, तो हर एक अपना इनपुट भी डाल सकता है। तो ख़ास तौर से अगर पाकिस्तान के हिसाब से जो भी चैलेंजेस हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं इस टूल में। तो जैसा कि मैंने कहा, फिर बग्स और फिर कुछ ना कुछ बग्स वगैरह आती रहती हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कोई इसको देखता रहे। तो अभी क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो अगर ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे हो तो ज़्यादा क्विकली इसको डेवलप कर सकते हैं हमसे और फिर इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कोई बेहतर कर सकते हैं। तो जो हम सोच रहे थे, हमारे दिमाग में ये था कि हम इस टूल को हमें जो लोग अभी स्किल सेट चाहिए वो ज़्यादातर मैटलैब सिमुलिंक और उसकी प्रोग्रामिंग और फिर यूनिटी 3D की कोई डेवलपमेंट करता हो जो कि नॉर्मली सी शार्प वगैरह में करते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरे लोग भी जो यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ईवी के मॉडल कर रहे हैं, जैसे मोटर्स पे या बैटरी पे काम कर रहे हैं, तो वो सब इसमें हमारे साथ ताउन कर सकते हैं।
اور ہمارا ارادہ یہ کہ ہم گیٹ ہب ٹائپ کی کوئی جو سائٹ ہے اس پہ ہم اپنی فائلز وغیرہ کو اسٹور کریں گے جہاں سے کوئی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے وہاں سے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لے. اور اس میں پھر ہم سب سورس کو کوڈ اور ڈاکیومنٹیشن اور ایشو ٹریکنگ وغیرہ جو بھی ہے وہ وہاں پہ ہم ڈال دیں گے. تو پھر سے یہ کہ کوئی بھی اس کو گیٹ ہب سے لے کے اس کو ڈیولپ کر کے اس کو دوبارہ وہیں پہ اپلوڈ کر سکتا ہے. اور آئی گیس اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ای وی ویکلس کی اور ای وی ویکلس کی جو ماڈلنگ یا فزکس پہ کام کر رہے ہیں یا جو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو بہتر طور پہ, تو ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں, اور پھر ایک پاکستان کے ایسپیکٹ سے کہ کون سے چیلنجز پاکستان کے حساب سے ہیں اس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. اور اس کے لائسنسنگ یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اوپن سورس ہوگا تو اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو ٹولز وغیرہ جو ہیں نارملی اس طرح کے پروپرائٹری ہوتے ہیں, بہت مہنگے ہوتے ہیں, تو نارمل لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوتا. تو اور دوسرے لوگ اگر کرتے بھی ہیں اپنے اون پہ, اگر مختلف یونیورسٹیز کر رہی ہیں تو وہ ایک چھوٹے سے حصے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ انوالو ہو جائیں تو ایک زیادہ کمپریہنسو ٹول بن سکتا ہے. تو بس یہی ہمارا پروپوزل تھا. تو اس میں جو بھی انٹرسٹیڈ ہوں وہ پھر اس پہ ای وی ہب کا جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے تو اس میں اپنی انفارمیشن ڈال دیں, تو if they're interested تو عمر پھر ان سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے. لیکن عمر اس میں ایک دو چیزوں آپ نے کہا تو ہے, لیکن اس کو خیال میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں جی کہ اس کے جو دو تین ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے جو فزکس کی سائڈ ہے جو کہ ایکچوئل میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا ماڈلنگ کا, اور دوسرا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن, اس میتھمیٹیکل ماڈل کو ڈیولپ کرنا نمبر ایک کام ہے, نمبر دو اس کو امپلیمنٹ سافٹ ویئر میں کرنا, اور نمبر تین اس کے یوزر انٹرفیس کے ساتھ اس کو لنک کرنا. تو اس میں بعض چیزوں میں تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگوں کو مدد کرنی پڑے گی شروع میں تو کم سے کم ڈیفینیٹلی. جی جی لیکن یہ کہ اس میں سے آپ کوئی بھی ان تین ایسپیکٹس میں سے کوئی بھی ایسپیکٹ آپ لے سکتے ہیں. ایون آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو اگر یونیورسٹی والے حضرات ہیں کہ اس میں سے انہوں نے اپنا مثلا پروجیکٹ دیا اسٹوڈنٹس کو, اپنا فائنل ایئر کا پروجیکٹ جو ہوتا ہے سینئر پروجیکٹ وہ آپ نے دیا, تو اس میں کسی ایک ایسپیکٹ کو لیا اور اس کے جو اسٹرکچر رکھا اس کو اس طرح رکھا کہ تاکہ وہ پھر انٹرفیس کر سکے آپ ای وی سم کے ساتھ آ کے. تو جو اس کے سب روٹینز وغیرہ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں مثلا کہ سافٹ ویئر کی سائٹ پہ کر رہے ہیں تو اسی طرح کر رہے ہیں تاکہ جو ہے اس کی انٹرفیس آسان ہو جائے ای وی سم کے ساتھ بعد میں. جی. اور اس کے یہ جو علاوہ مجھے ماڈل جی سوری آپ بولیے. اور یہ جو ماڈل ڈیولپمنٹ کا ہے یہ بہت وائڈلی استعمال ہوتا ہے. اس میں ایسا نہیں کہ یہ استعمال نہیں ہوتا. اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کور ای وی سم وہی رہے اور ای وی سم کے جو سب روٹینس ہیں یا جو اس کے ٹولس ہیں اس کو استعمال کر کے آپ اس کو پھیلائیں اس کے یوز کو. اور دوسرا ہے کہ اس میں آپ اندر جا کے ای وی سم کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو دوسرا ماڈل ہے یہ بہت زیادہ آپ کو ایکسیس دیتا ہے بنسبت پہلے ماڈل کے جو میں نے ابھی کہا. اور جو آپ نے تین چیزیں ذکر کی اس کے علاوہ مجھے ایک چیز اور یاد ہے, وہ یہ کہ ویلیڈیشن ماڈل کی. تو جو جی کمپنیز وغیرہ اپنے وہیکل وغیرہ بنا رہی ہیں تو وہ اپنے ڈیٹا سے اس کو ویلیڈیٹ کر سکیں, ٹیسٹ ڈیٹا. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ, بہت شکریہ عمر. اگین the request is کہ آپ لوگ اس کو ایفرٹ کو جوائن کریں تاکہ we can build a tool پھر پاکستان میں کوئی بھی یوز کر سعد بھائی اس وقت آپ رسپانس لیں تھوڑا سا کہ کتنے پتہ لوگ ہیں اس وقت, لیکن تھوڑا سا رسپانس لیں کہ اندازہ کرنے کے لیے کہ کچھ انٹرسٹ اس چیز میں کسی کو ہے یا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے. any comments? ہینڈز اپ کر دیجیے اگر انٹرسٹ ہے. آئی تھنک اس سے علاوہ ریلیٹڈ کوشچن یہ ہے کہ آج کل جو کمپنیز ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں وہ کس قسم کی انالیسس کرتی ہیں اور کیا ٹولز استعمال کر رہی ہیں؟ ٹولس آج کل یہ لیب ویو ہے, میٹ لیب ہے موسٹلی, اور باقی یہ ہے کہ وہ کون سے ایڈیشن میٹ لیب استعمال کر رہے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر ایک ایڈیشن کا میٹ لیب استعمال کر رہے ہیں دوسرے پہ وہ کام نہیں کر رہا ہے.
تو یہ خیر بہرحال وہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو جب آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے تو اس وقت ان کو بتا دیں گے کہ کون سے جو ہے نا آپ وہ استعمال کر رہے ہیں, تو سب ڈیفینیٹلی پھر ایک ہی وہ استعمال کریں گے. باقی جو ہے یہ لیب ویو کا بھی کافی آج کل جو ہے نا وہ یہ میٹ لیب کے مقابلے میں جو ہے وہ مطلب آ رہا ہے. ابھی ایک دوسرا پروگرام بھی ہے, مجھے اس کا نام ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, وہ بھی میٹ لیب کے بالکل کمپیٹیبل آ گیا ہے, اور کافی جو الیکٹرک وہیکلز جو ہیں باہر ان کی جو سیمولیشن وغیرہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر مجھے نام کا اس کا پتہ چل گیا تو میں آپ کے ساتھ جی شیئر ایک تو کروں. ایکس کاس ہے جو ڈسوز سسٹم والوں کا. اچھا وہ ہم اس کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے کیونکہ وہ بالکل اوپن سورس ہے تو اس میں لائسنس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس میں تھوڑا کام زیادہ ہے کیونکہ ہمیں اپنا پورا یہ والا ماڈل جو ہے اس میں کنورٹ کرنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو چلیں ٹھیک ہے جی. Just in the interest of time, I think we should move to our main topic. Again, جس کو آپ میں سے جس کو بھی انٹرسٹ ہو اس میں ای وی سم میں, please inform Umar in the EV Hub group. تو اس میں پھر عمر آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے. اچھا جی, let's get to our topic for today, which is motors and control. اگر ایک سیکنڈ دے دیں, مجھے ایک بات ضروری کرنی تھی. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا ایسا ہے کہ 13, 14, 15 اکتوبر کو یہاں پر پاک چائنا سینٹر میں ایک بہت بڑا ایکسپو ہو رہا ہے جس میں بہت کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں. تو ان سے میں نیگوشیٹ کر کے تو ای وی اکیڈمی کے لیے بھی ایک اسٹال لے لیا ہے. وہ ہمارے اور بھی اپنے 2-3 کمپنیوں کے اسٹال ہوں گے, وہ ڈیٹیل پاکستان کا ہوگا, لیکن ای وی اکیڈمی کو علیحدہ سے مل جائے گا. تو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, اگر وہ اپنے ای وی کے کام کو برانڈ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ بجائے اس کے اکیلے اسٹال لوگ لے اور مہنگے پڑے ان کو, تو اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ ان کو ذرا تھوڑی سی ٹریننگ وغیرہ کروانی تھی ہمارے سائبر سیکورٹی وغیرہ میں. تو اینی باڈی جو تو وہ اکرام سے رابطہ قائم کر لیں منڈے ٹیوزڈے کو, تو پھر ہم ای وی اکیڈمی کی بیہاف کے اوپر وہاں پہ پروموشن, انہوں نے اپنا ہال دیا ہے, وہاں پہ ہم ٹریننگ پروگرام بھی کر سکتے ہیں کوئی. تو یہ تمام لوگ اکرام صاحب سے رابطہ قائم کر لیں. تو یہ 13, 14, 15 کو پاک چائنا سینٹر کے اندر نیشنل ایکسپو ہو رہی ہے, اس میں بہت زیادہ کمپنی حصہ لے رہی ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوں ای وی کے اوپر, کوئی اپنی چیز ڈسپلے کرنی ہو, کچھ کرنی ہو, تو وہ ہم اس پہ کوآرڈینیٹ کر لیں گے ای وی اکیڈمی طرف سے. بہت شکریہ. اوور ٹو یو صاحب بھائی. اوکے جی, تھینک یو عمر صاحب, تھینک یو. اچھا جی, آج کا جو ٹاپک ہے موٹرز اینڈ کنٹرولز, اینڈ I requested Fida Saab to go through some material on this, and thank you so much Fida Saab for taking the time to pull the information together. Okay, sharing the shukriya. slides. Very very generous of you to do this. So I'll turn it over to you Fida Saab, if you can maybe just do a very quick introduction of yourself, and then we'll go through the material. Okay, my name is Fida Mohammed, اور میں یہ ایئر فورس سے ریٹائر ہوا تھا 2009 میں. اس کے بعد میں تقریباً 14 ایئرس میں ایئر یونیورسٹی میں رہا, اور اس کے بعد میں پھر ایز اے وزٹنگ جو ہے یونیورسٹیز میں جہاں بھی لیکن وزٹنگ کے طور پہ میں گیا ہوں. اس کے علاوہ میں نے اپنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے, اور میں نے اس سے پہلے KRL میں بھی کام کیا تھا, اور اس کے بعد پھر ایئر فورس میں نے جوائن کیا. ایئر فورس کے بعد جو ہے پھر میں یہاں ایئر یونیورسٹی میں نے جوائن کی. تو آج کل میں بہت 65 پہ وہ ریٹائر کر دیتے ہیں, تو میں ابھی ریٹائرمنٹ کی زندگی جو ہے گزار رہا ہوں. یہ ہے میرا بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے فدا صاحب, ذہن کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, تو جو قابلیت آپ کی ہے, جو تجربہ آپ کا ہے, اس سے استفادہ کرنا سب کے فائدے میں ہے. تو اس بارے میں جو ہے نا. سوری آپ کا نام, سوری مجھے نظر نہیں آ رہا ایکچولی. اجمل انصاری. اچھا اجمل انصاری صاحب. یار اجمل انصاری صاحب, آپ کی عمر کم ہوگی, لیکن جب آپ ہماری عمر کو پہنچیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں چونکہ ایک دم سیچوریٹ ہو گیا ہے معاملہ کہ کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اچھا ہے, ٹھیک ہے. ینگ آج کل کافی ان امپلائڈ ہیں, ہم نے ان کو کافی وہ دیا ہے کہ وہ آگے آ جائیں, لیکن یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا بھی معاملہ ذرا کمزور ہے. تو اچھی بات ہے, ہم تو اس لیے اس فورم پہ آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. چلو میں اپنا یہ سلسلہ شروع کرتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر گپ شپ ہوگی. تو اس میں یہ تھوڑا سا جو ہے مجھے ذرا ایک میرے یہ جو اوپر آ رہا ہے اس کا یہ
जूम का वो आ रहा है, बाहर आ रहे हैं, तो उसको मैं कैसे इसको आप अगर ड्रैग करके नीचे ले जाए ना, गो या साइड पे ले जाए, तो बिकम अच्छा अच्छा ठीक है मैं ले आऊँ, या इट्स ओके, ठीक है. सो आई विल गो थ्रू दिस, ये भी oh my god. ठीक है. Okay, so for a selection of motorcycle, electric motorcycle, it has to be light weighted. ठीक है. और उसके बाद जो उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो कि वन बाय वन आई विल गो थ्रू देम, वो इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरीज हैं, मोटर कंट्रोलर है और बैटरी चार्जर है. मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है बैटरी चार्जर को मैं स्किप कर लूं. ये उसका डायग्राम है, मींस कि वी हैव ए कन्वर्टर व्हिच कैन वर्क एज ए रेक्टिफायर इन्वर्टर, और ये उसकी मोटर है, मुख्तलिफ मोटर्स हैं, ऑप्शंस हैं, और ये उसका मेन कंट्रोलर है, जो कि यूजुअली इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल. इसमें जो है वो ट्राईसाइकिल्स भी आ सकते हैं इसमें, और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बाद में भी अगर फर्दर डेवलप कर लें आपने उसको, तो ये भी आ सकते हैं. ये जो यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है, इसमें मोस्टली जो है वी कॉल इट एज ए स्टैटिक कन्वर्टर. स्टैटिक कन्वर्टर मींस इसमें जो है मोस्टली स्विचेस हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं. उसके बाद ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मींस जो गैसोलीन वाला है उसके इंजन वगैरह को हटा के उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगानी है, उसके बाद वी कैन कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल. सबसे पहले जो है मोटर में मैंने जो किया है कि हाउ वी कैन सेलेक्ट अ मोटर फॉर द इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, यू नो. तो उसके लिए जो है ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं. मोटरसाइकिल असेंबली है, ये इसके जो है मुख्तलिफ केजी हैं. ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली अपनी तरफ से ये वैल्यूज लगाई हैं, तो टोटल मैंने 150 केजी का जो है वो फाइंड किया है. उसके बाद जो है ये इसके जो ये जो पावर है, फोर्स के, हाउ मच फोर्स वी नीड टू मूव द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसमें जो है ये उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं. ये मुख्तलिफ फैक्टर्स मालूम किए हैं, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमारी गाड़ी है या मोटरसाइकिल जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा, जिसको मैंने कन्वर्ट करके 14 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से लाया हुआ है कैलकुलेशन के लिए आगे. उसके बाद जो है ये हमारे पास ये जो FD है, प्रोपेल फोर्स, दिस इज इक्वल टू ये FD, ये वाला, दिस इज इक्वल टू मास इनटू साइन, मींस द ग्रेडियंट. जितने ग्रेडियंट पे आप उसको, मैंने जो है मैक्सिमम मैंने जो देखा है वो 0.34, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री बनता है. इसको निकालने के बाद इसका जो है मैंने ये फोर्स निकाला हुआ है 180, और उसके बाद जो है ये पावर, ये वाला जो है पावर रिक्वायर्ड, ये मींस द प्रोपेल फोर्स इस वाला, और उसके बाद जो है VB हमने यहाँ से निकाला हुआ है. सो वी मल्टीप्लाई दिस टू, और हमारे पास जो है ये 2500 वॉट्स की जो है ये मोटर हमारे पास जो है वो आ जाती है. वी नीड फॉर दिस कंपोनेंट्स ऑफ द मोटरसाइकिल. तो ये इस जो वैल्यूज हैं आप इसको चेंज कर लें, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन है उस पर जो है आप अपने लिए एक मोटर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. मैंने अपने लिए अप्रॉक्सीमेटली जो है एक मोटरसाइकिल को, जो कि मेरे पास डेटा थोड़ा बहुत उसका अवेलेबल था, मैंने कुछ एज्यूम किया, और उसके बाद कुछ मैंने अपनी तरफ से उसको लगा के वो कर लिया था. उसके बाद जो है हेड विंड स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेकर अगर ले लें, तो ये तकरीबन 50 वॉट्स या 60-70 वॉट्स जो है आप उसमें और ऐड कर दें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 3000 वॉट्स तक जो है हमारे पास जो है वो मोटर जो है वो आ जाती है. अमूमन जो है बेस्ट मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए वो अमूमन जो है वो 2000 किलोवाट की होती है. ये जो मेरी कैलकुलेशंस है मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा लिए हुए हैं, लेकिन 2000 जो है वो काफी बेहतर जो है वो मोटरसाइकिल है फॉर 50 हर्ट्ज, इवन अप टू 75 हर्ट्ज, 75 सीसी या 50 सीसी या 100 सीसी के लिए जो है वो ये है. ठीक है. तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इसमें कोई वो मसला नहीं है, कोई भी आप अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लें और यू कैन गो विद इट, यू नो. उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स पे आ जाता हूँ. अभी इलेक्ट्रिक मोटर हमने डिसाइड कर लिया है, उसकी किलोवाट हमने डिसाइड कर ली. नाउ कौन सी मोटर जो है वो हमारे लिए फिजिबल होगी, तो इसमें हम देखेंगे मुख्तलिफ मोटर्स हैं मार्केट में. अगर आप जाएंगे अल्टरनेटिंग भी हैं, DC भी हैं, और फिर DC में अगर आप देख लें तो ब्रश DC मोटर्स भी हैं, ब्रशलेस भी हैं, और परमानेंट मैग्नेट्स भी हैं. जहां तक अब इंस्टेड ऑफ गोइंग इन डिटेल, यू नो, जहां तक ब्रश DC मोटर है उसकी अपनी एक परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है, इसने बहुत अच्छा इंडस्ट्री में वो किया. इट आल्सो नोन एज ए सर्वो मोटर बिकॉज इट वर्क एज ए सर्वेंट, यू नो.
as long as the voltage is constant, it give you the constant torque, you know, continuously. और इसी तरह उसके बाद जो है ये ब्रशलेस डीसी मोटर है. ब्रश डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है. ब्रशलेस डीसी मोटर में कम्यूटेटर जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफॉर्म किया गया है. ठीक है. उसके बाद जो है परमानेंट मैग्नेट है. परमानेंट मैग्नेट मींस इसमें भी जो है परमानेंट मैग्नेट है. और ये जो ब्रश डीसी मोटर है इसमें अगर हम परमानेंट लगा दें तो देन बिकम्स परमानेंट मैग्नेट ब्रश डीसी मोटर. उसके बाद जो है ये इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, लीनियर मोटर्स है. इनमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ये स्पेशली ये डीसी मोटर्स में कि कौन सी मोटर जो है हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है, इसलिए कि आजकल यही मार्केट में चल रही है. अभी जहाँ तक इंडक्शन मोटर का ताल्लुक है तो इंडक्शन मोटर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी अपना एक बिहेवियर है. अभी तक जो है इसमें इसकी एफिशिएंसी जो है रिलेटिवली बहुत हाई है, लेकिन इसमें ये रोटर भी मूव कर रहा है, रोटर फ्लक्स भी मूव कर रहा है, सिंक्रोनस फ्लक्स भी मूव कर रहा है. सो एवरीथिंग इज मूविंग, यू नो, और कीप्स ऑन चेंजिंग. लोड डालते हैं इसका जो स्पीड कम हो जाती है. बहरहाल इसके अपने वो है. सिंक्रोनस मोटर जो है इट रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड as long as the frequency is constant, you know. It will not run if it is below the above the torque, जो उसका लोड है above the torque हो जाए. It will run at a constant speed irrespective of the voltage, you know, provided it is within the range, it is within the उसकी जो लिमिट्स में है. उसके बाद जो है ये लीनियर मोटर है. सिंक्रोनस मोटर में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है. इंडक्शन मोटर जो है ये सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन इसके अपने थोड़े से मसले हैं. इसमें सबसे बेस्ट जो है इंडक्शन मोटर है, लेकिन इसकी जो कंट्रोल हैं या तो हम ट्रायक के जरिए करते हैं, उसकी स्पीड कंट्रोल, टॉर्क कंट्रोल, और या जो है ये इसके लिए जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल है. लेकिन फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल आजकल ब्रशलेस डीसी मोटर में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है. उसके बाद जो है ये बाकी मोटर्स हैं, ये हमारे इतने ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक नहीं होंगे. ये नॉर्मली घरों वगैरह में लोग उसके लिए इस्तेमाल होते हैं. बाकी ये 3 मोटर्स हैं. इसमें जो स्विच रिलक्टेंस मोटर है, मैंने अगर आप देख लें, मैंने उसको स्विच रिलक्टेंस मोटर को यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि आइंदा जो फ्यूचर है वो स्विच रिलक्टेंस मोटर का है. अभी स्विच रिलक्टेंस मोटर में फर्क क्या है बाकी मोटर से? बाकी जितनी भी मोटर्स हैं, फॉर दैट वी नीड टू हैव 2 फ्लक्सेस टू प्रोड्यूस द फोर्स. 2 फ्लक्सेस चाहिए होते हैं, एंड दीज 2 फ्लक्सेस इंटरेक्ट विद ईच अदर. और मैक्सिमम फ्लक्स हमें उस वक्त मिलता है व्हेन बोथ द फ्लक्सेस आर एट 90 डिग्री. तो ये जो सिलसिला होता है ये डीसी मोटर में बहुत बेहतरीन होता है. मींस 90 डिग्री हमें मिलता है, 2 फ्लक्सेस होते हैं 90 डिग्री और टर्मिनल होते हैं, एंड वी गेट द मैक्सिमम टॉर्क. इंडक्शन मोटर में जो है ये मसला आ जाता है कि both fluxes, you know, they are not exactly at 90 degree, they change their angle with the change in load. उसको बेहतर बनाने के लिए फिर ये फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल वगैरह इस्तेमाल होता है. सिंक्रोनस में भी कोई मसला नहीं है. रिलक्टेंस मोटर में ये है कि वी नीड ओनली 1 फ्लक्स, सिर्फ ये बहुत बड़ा फर्क है. बाकी जो है जिसमें है जितनी भी हैं, या 2 मैग्नेट चाहिए होती हैं, एक वाइंडिंग चाहिए होते हैं, 2 मैग्नेट, दूसरा परमानेंट मैग्नेट चाहिए होता है. रिलक्टेंस मोटर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग चाहिए होती है. इसका जो रोटर है वो सॉलिड बॉडी की तरह होता है, ये रिलक्टेंस पे काम करता है. ठीक. और इसका जो फ्यूचर है ये बाकी मोटर्सों को पीछे छोड़ देगा, लेकिन इस पे जो है आजकल काफी जो है वो रिसर्च हो रहा है. बाकी स्टेटिस मोटर है, परमानेंट मैग्नेट है, एसी मोटर्स हैं, लेकिन इनके अपने अपने वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. लेकिन अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो हमें इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि ब्रश लेस डीसी मोटर्स जो है वो बेहतरीन मोटर है फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल. और इसके बाद ये सेपरेटली एक्साइटेड, ये उसके मुख्तलिफ ब्रश डीसी मोटर्स हैं उसके वो हैं, इतने ज़्यादा नहीं है. ये अगर देख लें तो इसमें मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि ये जो स्विच रिलक्टेंस मोटर जो है ये काफ़ी मोमेंटम गेन कर रहा है मार्केट में, लेकिन अभी इस पर काफ़ी रिसर्च जो है वो हो रहा है. ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आएगा, ये जो है हमारे जो घरों में डोमेस्टिक जो फैंस हैं इसमें भी आएगा. ये तमाम उसको जो है रिप्लेस कर देगा. इसकी कीमत भी बहुत कम है, इसका वेट भी बहुत कम है, इसका साइज भी बहुत कम है, लेकिन इस पर काफ़ी जो है ये काम जो है वो हो रहा है. अच्छा, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. यू नो, द मोस्ट डिजायरेबल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. मोटर से हमें स्पीड चाहिए होता है और टॉर्क चाहिए होता है, और दोनों को अगर हम मैरी कर लें, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय द स्पीड, इट गिव्स अस द पावर. ठीक है, इट गिव्स अस द पावर. टॉर्क मल्टीप्लाई बाय स्पीड गिव्स अस द power, mean the power which we get from the motor, or we give it to the motor and we get it out of the motor. ये जो रीजन है, ये वाला जो है, ये वाला यहाँ सॉरी, ये जो है स्पीड है, दिस शोज द स्पीड. ये जो एक्स एक्सिस पे स्पीड है और वाई एक्सिस पे जो है डेवलप टॉर्क है, डेवलप पावर है. ये जो रीजन है ये जो है कांस्टेंट टॉर्क का रीजन है, ये वाला.
اس میں پاور انکریز ہو رہا ہے. وائی؟ بیکاز پاور از اکول ٹو ٹارک انٹو اسپیڈ. ٹارک کانسٹنٹ ہے, اسپیڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. سو دیٹس وائی دا ٹارک از کانسٹنٹ. ٹھیک ہے, ٹارک از کانسٹنٹ اور پاور جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. ایک پوائنٹ پہ پہنچ کر جس کو ہم بیس سپیڈ کہتے ہیں. بیس سپیڈ وہ سپیڈ ہے جو کہ موٹر کی ریٹنگ کے مطابق ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وی کین ناٹ انکریز دا پاور, اس لیے کہ ہمیں اس ریجن میں وولٹیج انکریز کرتے ہیں. یہاں پر آ کر ہمارا ریٹڈ وولٹیج ہمیں مل جاتا ہے, اینڈ وی کین ناٹ انکریز دا ریٹڈ وولٹیج بیونڈ دس پوائنٹ. وٹ ایکچولی وی ڈو, وی ریڈیوس دا ٹارک اینڈ the speed increases. اس میں یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے. اگین پاور از اکول ٹو ٹارک انٹو اسپیڈ. تو ٹارک چونکہ کم ہو رہا ہے اور اسپیڈ جو ہے بڑھ رہا ہے, سو دیٹس وائی وی ہیو اے کانسٹنٹ ٹارک. تو یہ جو ہے یہ ڈیزائربل کریکٹرسٹکس ہیں کوئی بھی موٹر ہو. کچھ موٹر جو ہیں وہ ان کا کانسٹنٹ ٹارک بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, کچھ کا جو ایریا ہے کانسٹنٹ پاور کا ایریا جو ہے بڑا اسٹرانگ ہے. یہ دو والے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہر موٹر کی اپنی اپنی ایک بیہیویئر ہے, اس بیہیویئر کے مطابق جو ہے وہ رسپونڈ دیتا ہے. یہ اگر دیکھ لیں تو میں نے یہ جو مختلف موٹرز ہیں یہ انڈکشن موٹر کا ہے. اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس کافی جو ہے فیلڈ ویکننگ مینس ہائی اسپیڈ مینس اف یو آر گوئنگ آن دا موٹر وے, اور شہر وغیرہ میں جو ہے یہ والا ریجن ہے کانسٹنٹ ٹارک, وی نیڈ اے کانسٹنٹ ٹارک. اس کے مقابلے میں اگر آپ برش لیس ڈی سی موٹر دیکھ لیں تو ہائی وے پہ اس کی جو رینج ہے بہت کم ہے, لیکن شہر کے اندر جو ہے اس کا بہت زیادہ ہے. مینس وی وانٹ ٹو ہیو اے کانسٹنٹ ٹارک ود ان دا سٹی, اور مے بی کوئی بھی رف ٹرین ہو یا اسپیڈ کم زیادہ ہو رہی ہو, لیکن ہائی اسپیڈ پہ اس کی کم ہے. اسی طرح جو ہے اگر یہ والے دیکھیں سوئچ ریلکٹنس موٹر, اس کا جو کانسٹنٹ ٹارک ریجن ہے اٹس تھن ایز کمپیئر ٹو دا فیلڈ ویکننگ ایریا ویئر وی ہیو اے ہائی اسپیڈ, ٹھیک ہے. اس کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے, یہ ایڈوانٹیج آپ کو انڈکشن موٹر میں بھی ملے گا, یہاں پر بھی یہ ملتا ہے جو کہ آپ کو ریلکٹنس برش لیس میں نہیں ملتا. یہ برش لیس اے سی موٹر میں, اور یہ برش لیس ڈی سی موٹر میں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ اس کا جو ہے یہ کانسٹنٹ پاور کا جو ایریا ہے یہ تھوڑا سا تھن ہے ایز کمپیئر ٹو دا کانسٹنٹ ٹارک کا. تو اگر موٹر وے وغیرہ یا ہائی اسپیڈ کے لیے اس کا جو رینج ہے وہ لمیٹڈ ہے, لیکن ود ان دا سٹی یا ود ان دا ایریا جہاں پر اسپیڈ کافی کم زیادہ ہو رہی ہو, تو یہ والا جو ریجن ہے یہ بہت ہی اس کے لیے ڈیزائربل ہے. یہ والا the main disadvantage of the brush is that its constant power region is narrow due to the limited field weakening capabilities. چونکہ اس میں فیلڈ ویکننگ نہیں ہوتی ہے, جتنی بھی ہائی اسپیڈ پہ ہوتی ہے اباؤٹ the base speed, وہ فیلڈ ویکننگ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو زیادہ کرتے ہیں, ایکسیڈ کرتے ہیں, so definitely the permanent magnet will be damaged. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ میں نے تھوڑا سا کوئکلی جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, یہ چیز میں نے یہاں پر ابھی ایکسپلین کیا کہ برش لیس ڈی سی موٹر میں جو ہے ہمارے پاس یہ والا ہے برش ڈی سی موٹر میں, یہ برش ڈی سی موٹر میں نے یہاں شو کیا ہوا ہے. These are the curved brushes, these are rotating is the armature and we have the field. ٹھیک ہے, یہ والا ہے. اور اس میں جو ہے ہائی ٹارک ہے, اس کا اسٹرانگ ایریا ہے. اس میں جو ہے برش لیس ڈی سی موٹر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل اپوزٹ ہے اس کا, یہ برش ڈی سی موٹر کا یہ بالکل برش لیس ڈی سی موٹر اپوزٹ ہے. اس میں جو ہے فکسڈ فیلڈ ہے اور روٹیٹنگ آرمیچر ہے. اس میں جو ہے آرمیچر فکسڈ ہے اور روٹیٹنگ فیلڈ ہے, روٹر جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے. اس میں جو ہے روٹر جو ہے وہ آرمیچر ہے, فیلڈ فکس ہے, یہ دے آر اپوزٹ. اور یہ جو بلیک شو ہوئے ہیں دیز آر دا ہال سینسرز, ہال سینسر مینس بھی یس. اینی کویسچن تھا, کوئی کویسچن پوچھ رہے ہیں؟ جی, looks like Ilyas صاحب has his hand raised. Ilyas صاحب, do you have a question? چلو اگر ہوا دوبارہ میں اس کو وہ کر لوں گا. برش لیس ڈی سی کا موٹر یہ ہے کہ وائڈ کانسٹنٹ پاور, یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑا سا. انڈکشن موٹر کا جو ہے سب سے بہترین جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کہ اٹ ہیز اے ہائی ایفیشنسی اینڈ ویری ریلائبل اس لیے کہ اس کا جو اسٹیٹر ہے, اس کا جو روٹر ہے, اس کے درمیان کوئی الیکٹریکل کنیکشن نہیں ہے. کافی کمپیکٹ ہے اور ہیوی ڈیوٹی ہے. یہ اس کی بہت بڑی کیپیبلٹی ہے, لیکن اس کا جو اسپیڈ کنٹرول رینج جو ہے یا اس کی جو اسپیڈ الیکٹرانک سسٹم ہے وہ تھوڑا سا جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے. اس کے اپنے تھوڑے بہت ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. برش لیس اے سی موٹر جو ہے اس کے اپنے ایک بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن ان دا مین ٹائم دا برش ڈی سی موٹر کے ساتھ اس کا اگر مقابلہ کیا جائے تو موسٹلی دا پیپل پریفر دا برش لیس ڈی سی موٹر ایز کمپیئر ٹو دا برش لیس اے سی موٹرز. برش لیس ڈی سی موٹر میں جو ٹارک ہے وہ پلسویٹنگ ہے لیکن بہت ہی اسٹرانگ ہے, اور یہ برش لیس اے سی موٹرز میں جو ہے ٹارک سموتھ ہے لیکن جو ہے سینوسائڈل ہے, جبکہ یہ برش لیس ڈی سی میں جو ہے ٹروپوزائٹ
शेप है उसका, हम उसको स्क्वायर वेव इनपुट देते हैं और ट्रोपोजाइडल बैक ईएमएफ हमें मिलता है, जबकि ब्रशलेस में जो है बैक ईएमएफ जो है साइनोसाइडल होता है। तो साइनोसाइडल होने की वजह से इसकी टॉर्क एबिलिटीज जो है रिलेटिवली थोड़ी सी जो है वो कम है। उसके बाद जो है रिलक्टेंस मोटर है, ये मैंने आपको बता दिया है, चूंकि इसको इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसका अपने बहुत बड़े अच्छे एडवांटेजेस हैं। ये वाली जो है ये ब्लैक जो रिलक्टेंस मोटर है, देखिए इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग है, और ये जो इनसाइड है इट्स नॉट ए मैग्नेट, यू नो, इट्स जस्ट ए मैग्नेटिक मटेरियल, और जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान जो है वो फ्लक्स को अलाउ करता है, फ्लो करता है, बिकॉज द एयर गैप प्रोवाइड्स अ हाई रिलक्टेंस पाथ, यू नो। और चूंकि जब इसके दरमियान एयर गैप कम हो जाता है, सो द फ्लक्स स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, और ये जो रिपल्शन और अट्रैक्शन जो है विद दैट, बिकॉज ऑफ ये जो है रोटर घूमना शुरू कर देता है। बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट इट हैज ए पल्सेटिंग टॉर्क, नॉइज भी थोड़ा सा है, लेकिन बहरहाल वो वक्त के साथ जो है वो एडवांसमेंट जितनी भी आ रही है उससे कम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने कंपेयर किया हुआ है, बल्कि मैंने एक लिया हुआ है, मैंने आखिर में जिस बुक से मैं लिया हुआ है, पावर डेंसिटी को अगर मेजर करें तो ब्रशलेस डीसी मोटर जो है इसकी पावर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, पावर वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से। इसके मुकाबले में अगर आप इसको एफिशिएंसी के हिसाब से लिखें तो हमारे पास ब्रशलेस डीसी मोटर की एफिशिएंसी भी बेहतर है, इंडक्शन मोटर की भी काफी बेहतर है, लेकिन उसके मुकाबले में जो है एफिशिएंसी ब्रशलेस डीसी मोटर की या ब्रशलेस एसी की मोटर की भी तकरीबन एक जैसी है। उसके बाद जो रिलायबिलिटी है सबसे ज्यादा जो है वो इंडक्शन मोटर की है, ब्रशलेस डीसी की मोटर की भी बेहतर है, लेकिन जो ये जो कॉस्ट है ब्रशलेस डीसी मोटर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, और डीसी मोटर की जो है कम है, और इंडक्शन मोटर की जो है रिलेटिवली जो है वो डीसी मोटर से जरा ज्यादा है, लेकिन ब्रशलेस डीसी के मुकाबले में जो है वो बहुत ही कम है इंडक्शन मोटर की। फिलहाल साहब रिलायबिलिटी में आप जो है ये क्या इसके ड्राइव को भी शामिल कर रहे हैं या सिर्फ मोटर की बात हो रही है यहाँ पे रिलायबिलिटी के एतबार से? नहीं, इसकी किसकी शामिल कर रहे हैं? ये आपका रिलायबिलिटी का जो आपने ग्राफ दिखाया है, इसमें आप रिलायबिलिटी में इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव जो है उसको शामिल कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, सिर्फ मोटर की बात, सिर्फ मोटर की बात हो रही है ना, ठीक है, मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। शुक्रिया। जब वो उसकी जो आ जाता है तो फिर डेफिनेटली इंडस्ट्रियल जो इंडक्शन मोटर है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू उसकी जो है, इसलिए कि इसमें जो है ना इसमें रोटर भी घूमता है, रोटर फ्लक्स भी घूमता है, सिंक्रोनस फ्लक्स भी घूमता है, तीन चीजें घूमती हैं, और उसको जो है अलाइन करके 90 डिग्री अपार्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो है ये इंडक्शन मोटर कॉस्ट इफेक्टिव, ये मैंने बता दिया है। तो अल्टीमेटली जो हमारा फोकस हो जाता है वो फाइनली जो है ब्रशलेस डीसी मोटर पे आ जाता है फॉर द इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। कोई सवाल वगैरह करना है इस पे तो जो अभी तक? इसलिए कि हम तो टीचर हैं, 20-25-30 साल से टीचिंग कर रहे हैं, तो हम अमूमन वन वे बोलते हैं, किसी और को बोलने मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर परमिट करें सर। असम आजाद मेरा नाम है। आप ये सारी जितना भी आपने प्रेजेंटेशन दी है, आपका फाइनली कंक्लूजन क्या मोटर बाइक के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी मोटर ज्यादा सूटेबल है? जो सबसे ज्यादा सूटेबल है, देखें मैं तो जितना भी कहूँ कि सूटेबल कौन सी मोटर है जो कि मार्केट में जो है आपको शेल्फ पे मिलती है, और वो मोस्टली जो है ब्रशलेस डीसी मोटर्स है। नहीं, दो चीजें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने हम बैठे हैं पाकिस्तान में और हमें अपने एरिया को देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ बाइक को अगर आप देखें, मैंने लास्ट टाइम में बात की थी, तो हमारे पास तकरीबन 3.25 करोड़ बाइक इस वक्त रजिस्टर्ड है और 2.25 डेली रोड पर होती है। तो हमें अपने हिसाब से देखना है इस वक्त आपकी रोड कंडीशन क्या है, और इस वक्त जो रोड के ऊपर जर्क मिलती है आपके हब मोटर को, और जो मोटर आप सिलेक्शन करेंगे तो ये बाय द बुक आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, ऑन ग्राउंड रियलिटी पे हमें जाना पड़ेगा। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त जितनी भी हब मोटर्स इन्होंने ट्राई की हैं पाकिस्तान में, जितनी भी बाहर से कॉपी करके लाए हैं, वो बहुत बुरी तरह फेलियर हुई हैं। द रीजन मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि हमारे पास जो बाइक है वो एक फैमिली कार है, जिसके अंदर वो मियाँ बीवी 4 बच्चे बैठते हैं, लोडिंग होती है, और वहाँ आपकी बाइक जो है ना बैठ जाती है जो इलेक्ट्रिक, जिसमें हब मोटर लगी है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसमिशन नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। तो रिकमेंडिंग आप मतलब थ्योरेटिकली तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी पे कोई चीज आप सेलेक्ट करते हैं कि जी ओके ये हमारी कॉस्ट भी कम है, इसके अंदर टॉर्क भी ज्यादा है, और ये हमारी एनवायरनमेंट के मुताबिक जो रोड कंडीशन है उसके लिए ये सूटेबल है, ये रिकमेंड की जा सके। आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। बस मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, जो सबसे बेहतरीन है वो जो है इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, नॉट सिंगल फेज, 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो डीसी। अच्छा, अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं यहाँ पे एक कमेंट कर सकता हूँ?
जी जी। अच्छा सर, जहाँ पे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के हवाले से अगर बात हो रही है, जो अभी जिन साहब ने ये बात की कि जो ना वो बड़े बुरे तरीके से फेल्योर हुआ है, तो मैं इससे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इस फील्ड में काफी काम किया है। जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी बाइक्स को मैंने जो ना प्रैक्टिकली चेक भी किया है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए ईवी बाइक भी परचेज की है, ठीक है। तो उसमें एडवांटेज ये है कि उसमें जो हब मोटर लगी हुई है BLDC, वो 1500 वाट की है और वो चाइना मेड है, ठीक है। उसमें कंट्रोलर भी चाइना का है, और प्लस में बैटरी भी लिथियम है, वो भी कंप्लीट, यानी जो 3 मेन कंपोनेंट्स है वो चाइना से मंगवा के उन्होंने यहाँ पे लोकल असेंबली में असेंबल किए हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। अगर हम ईवी कंपोनेंट्स की बात करें, यानी BLDC मोटर और कंट्रोलर और लिथियम बैटरी, ठीक है। जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, यानी ब्राक वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लाहौर में, BLDC मोटर डिजाइन कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी के कंसर्न्स हैं, क्वालिटी की वजह से जो ना वो फेल्यूर है उनका। वो BLDC टेक्नोलॉजी की या BLDC मोटर्स की वजह से नहीं है। थैंक यू। वो मोस्टली हीट अप हो जाती हैं, ये उसका बड़ा मसला होता है ना। वो जो लोकल में अगर हम कहें, यानी जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड है उसकी अगर हम बात करें, बाकी अगर जो चाइना मैन्युफैक्चर्ड है BLDC, मैं बड़ा उससे सेटिस्फाइड हूँ, उसमें हीटअप वगैरह के कोई इश्यूज नहीं है। जी जी। मैं इसमें थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ। देखिए, इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है ना पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि आपकी 6-6 महीने एलसी नहीं खुलती। अगर खुल जाती है तो पोर्ट में महीनों महीने जो है ना सामान पड़ा रहता है। तो एक शख्स जो कहता है डेली मैंने 5 यानी 100 बाइक आपने असेंबल करके मार्केट करनी है, तो उसको अगर 4 से 6 महीने की इन्वेंट्री बनानी पड़े तो दाढ़ी से मूछें बढ़ जाएंगी। उसकी जो इन्वेंट्री है वो अरबों रुपयों में चली जाती है। लिहाजा बात ये कहनी है कि हम क्या किट वहां से लेकर कंप्लीट लाकर वो क्या फिजिबल है क्या नहीं फिजिबल है। और मुझे नजर नहीं आता कि आप कंप्लीट किट लाएंगे चाइना से और वो फिजिबल होगी। जिस तरह से सिनेरियो जा रहा है, चीजें हमारे हाथ से बाहर निकली, हमें उसके ऊपर फोकस करना है, जिसके ऊपर हम देख सकें ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आप मसला सिर्फ ये है कि सब जितने लोग हमारे काम कर रहे हैं लोकली, वो उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो टेक्निकली उनके सिलेक्शन में कुछ गलतियां हैं। लाइक वो जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं वो लो मीडियम का है, जिसकी वजह से उस मोटर की पावर में फर्क आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो हम रिलाय कर रहे हैं कि ये अचानक कोई फ्लाई या और किसी एक्स तरह की बहुत अच्छी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इससे थोड़ा जान छुड़ाकर अपने पाँव पे खड़े हों और अपनी चीज को कोई बेहतर कर सके। ये मेरा बेसिक सर, आइडिया। फिर हमें क्वालिटी को एनहांस करना होगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा चीजें, और इसमें हमें फिर क्वालिटी पे फोकस करना होगा, जिससे आई थिंक कि सब लोग एग्री करेंगे कि क्वालिटी जो है वो मेन कंसर्न है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि फिदा साहब के प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुई अभी, उनको मौका दीजिए थोड़ा सा, हाँ, तो बाद में जो है बहस फिर बाद में शुरू हो सकती है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे मौका मिल गया। देखिए, अगर आपने मतलब परमानेंट मैग्नेट जो है डीसी मोटर, उसके मुकाबले में जो ब्रश डीसी मोटर्स हैं वो भी काफ़ी अवेलेबल हैं और वो भी काफ़ी बेहतर है। उसमें सिर्फ पल्स विद मॉड्यूलेशन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी भी इतने ज़्यादा वो नहीं है। एक ब्रिज सर्किट चाहिए होता है उसको, और वो उससे रिवर्स स्पीड भी रिवर्स हो जाती है, पल्स विद मॉड्यूलेशन की स्पीड भी कंट्रोल हो जाती है। उसे थोड़ा सा अगर आप बेहतर बनाना चाहें, लेकिन उसमें ये है कि वेट ज़्यादा होगा, उसका जो है पावर हीटअप कम होगा, वो इंडक्शन मोटर है। बहरहाल वो अच्छा है, इस पर डिस्कशन हो रही है, तो ये वाला है। उसके बाद जो है ये बैटरी कैलकुलेशन जो है, उसके एम्पियर आवर्स हमने निकाल दिए विद डिफरेंट वोल्टेज बैटरीज, ठीक है ना। कि ये हम कैसे निकालेंगे कि मैंने एक गाड़ी सिलेक्ट कर ली, उसके लिए मैं कौन सा जो है वो एम्पियर आवर की बैटरी जो है वो सिलेक्ट कर लूँ। अच्छा, मैंने इसके लिए जो है ये जो कैलकुलेशन फॉर जो है 2000 वॉट्स की मींस 2 किलोवाट की जो है मैंने वो लिया है, और 50 वोल्ट्स होता तो 48 वोल्ट्स है, लेकिन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उसको 50 वोल्ट्स एज्यूम कर लिया है। सो टू फाइंड वॉट आवर्स, तो उसको जो है 1 आवर, तो ये जो है 2000 वॉट आवर्स इसके जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो है टू फुली चार्ज द बैटरीज 20% मींस whenever we want to charge the batteries, we don't drain it 100%, we leave it, around about 20% of it, तो इसमें जो है ये हमें जो टोटल चाहिए होगा 1.2 मींस दैट 20%, तो ये होगा 2400 इंस्टेड ऑफ 2000 वी हैव नीड टू हैव 2400 वॉट्स। तो हर करंट बैटरी जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी, that will be the watts means divided by the 50,
volts, so it comes out to be 848 ampere hours, तो वो तकरीबन बन जाती है 45 या 40 ampere hours, 45 ampere hours तकरीबन जो है वो बन जाती है, जो कि हमें 50 volts 48 ampere hour, जो कि 48 ampere hours बहुत ज्यादा है, लेकिन बहरहाल अगर आप उसको अपने लिए उसको सेलेक्ट कर सकें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. उसके बाद जो है how much cost it can there be to charge an electric battery from Wabda. Wabda से जो अगर हम उसको चार्ज करना चाहते हैं, ये जो मैंने उसकी कैलकुलेशन की है वो यही है कि मैंने यहाँ पे इसको 48 एम्पियर आवर की बजाय मैंने उसको 50 एम्पियर आवर ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2.5 किलोवाट आवर जो है मुझे जो बैटरी है वो एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकेगी. ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है टाइम टेकन, मैं अज्यूम करता हूँ कि एक बैटरी जो चार्ज होती है इट टेक्स सपोज से 5 आवर्स, उसको आप 6 आवर्स भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है स्लो चार्जिंग है या फास्ट चार्जिंग है. फास्ट चार्जिंग में बैटरी की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, करंट ज्यादा होता है. स्लो चार्जिंग में है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, हीट अप ज्यादा नहीं होता. तो उसको अगर आप देखें तो हमें चाहिए 12.5 किलोवाट आवर्स की जो है वो हमें एनर्जी चाहिए to charge the battery of from Wabda supply. अच्छा, Wabda का जो मैंने रेट चेक किया है, उनका जो रेट है वो तकरीबन 34 पॉइंट कम कुछ बनता है. मैंने अप्रॉक्सीमेटली 35 पर किलोवाट आवर लिया है फॉर द चार्जिंग स्टेशंस. इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से वो जो है वो इतना चार्ज करेंगे. तो उसके मुताबिक जो है फिदा साहब एक तस्दीक करना चाहूंगा. मेरा ख्याल है आपने जो बैटरी का साइज बताया 2.5 किलोवाट आवर का बताया ना, गालिबन बैटरी साइज जो आपने डिटरमिन किया है 2.5 किलोवाट आवर की है ना? जी जी, ये वाली, हाँ जी 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 वाली. तो फिर आप चार्जिंग जो आप कर रहे हैं जी जी, तो 2.5 किलोवाट पे करेंगे, किलोवाट आवर पे नहीं करेंगे. चार्जिंग रेट जो होगा मैं हो सकता है मैंने उसकी तो वो 2.5 किलोवाट के हिसाब से करेंगे. और तब भी जो है अगर 2.5 किलोवाट पे आपने चार्जिंग रेट किया, फर्स्ट कर लें कांस्टेंट है, तो वो 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी बैटरी थियोरेटिकली. जैसे आप बहुत रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें मेरे ख्याल में ये 12.5 किलोवाट आवर आपने जो लगाया है ना, ये मेरे ख्याल में ज्यादा है. सर देख लीजिएगा आप दोबारा बाद में. मैं इसलिए इसकी निशानदेही कर रहा हूँ ताकि जो बात जी हाँ, ये गालिबन सही नहीं है. तो ये मैं निशानदेही इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाज़ लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसको ये है कि थोड़ा सा इसमें तरसी की जरूरत है थोड़ी सी. आप रिव्यू कर लीजिएगा इसको. आज ही मुझे मौका मिला, मैंने अपनी तरफ से जितने भी शुरू से लिया तो वो अराउंड 2000 वॉट्स की मैंने जो है वो लिया, मोटर लिया था. इसलिए कि उसमें जो है ना मोस्टली जो मैंने चेक किया तो 2000 मोटर 1500 वॉट्स या 2000. पावर और एनर्जी दो फर्क चीजें हैं. आपने 2000 वाट की मोटर ली, वो पावर हुई. यहाँ पे बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी की बात आ रही है जो कि वाट आवर में या किलोवाट आवर में होगी. तो थोड़ा सा फर्क है, इसको आप देख लीजिएगा बाद में फुर्सत से. इसमें थोड़ी तस्सीह की जरूरत है. चलो बहुत शुक्रिया. चलो अगर आपने इसको करेक्ट करके अगर हुआ तो मुझे मतलब रखने सेंड कर ले, इसलिए कि मैं तो आज ही मैंने इसको दोबारा रिवाइज किया था. ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, उसके मुताबिक जो मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं वो तकरीबन ये बन जाती हैं. सॉरी, ये नजर नहीं आ रहा है मुझे, मैं इसको थोड़ा सा वो कर लिया. ये 9 रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो आता है. होपफुली ये अगर सही हो, मैंने जो कैलकुलेट किया है, जो अगर हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो इट विल कॉस्ट अस दिस मच. नहीं, इसमें गलती है बहुत सारी सर. आप 2 किलोवाट की अगर आपकी बैटरी है तो 35 रुपए पर किलोवाट कॉस्ट है, तो 70 रुपए में बैटरी चार्ज होती है और एक चार्ज में आपकी 50 से 60 किलोमीटर बैटरी रन करती है. यहाँ ये जो आप 4500 रुपए में चार्ज कर रहे हैं 4450 रुपए में, तो ये गलत कैलकुलेशन. ये तो 70 रुपए में चार्ज होगी 2 किलोवाट की बैटरी. ये इस कैलकुलेशन को रिवाइज करें, काफी फर्क. मैं जरा इसको थोड़ा सा मेरे साथ अगर वो कर लें, इसलिए कि मैंने आज ये शुरू होने से पहले मैंने जल्दी कैलकुलेट किया था, तो हो सकता है सिंपल इज दैट कि आपने 2 किलोवाट की बैटरी रखी तो 2 यूनिट खर्च होंगे और 1 यूनिट की प्राइस जो है वो आपको पड़ती है. नो मैटर कि आप 4 घंटे में उसको चार्ज करें या आधे घंटे में करें या 3 घंटे में या 9 घंटे में, आपके पास जो किलोवाट है वो आपने 2 किलोवाट की एनर्जी वाबडा से ड्रॉ की है और उसका 35 रुपए एवरेज आपने रेट निकाला है. तो इसका मतलब आपकी बैटरी जो है वो 2 किलोवाट कंजम्पशन लेगी वाबडा से और 2 किलोवाट की वैल्यू 35 के हिसाब से 70 रुपए बनेगी. और 2 किलोवाट की, हाँ जी, 70 रुपए में 2 किलोवाट की जो बैटरी है वो तकरीबन 50 से 70 किलोवाट, डिपेंड करता है कि what टाइप ऑफ आपने सिलेक्शन किया, लोड क्या है. तो एवरेज अगर मैं 60 किलोमीटर भी ले लूं
या जी, जी। तो उस हिसाब से ये 1 रुपया माइनस प्लस इसमें पर किलोमीटर आपको पड़ेगा, ना कि 9 रुपया नहीं पड़ेगा। 9 वो तो फायदा कोई नहीं है आपको। तो इस वक्त जो आइस इंजन है वो आपको 7 रुपए से 9 रुपए पड़ता है, जिसको आप ड्रॉप करके यहाँ 1 रुपए पे ला रहे हैं, तभी तो जी, जी। इकोनॉमिकल होगा। तो ये गलत कैलकुलेशन है, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छा है, आपने बता दिया, मैं इसको दोबारा देख लूंगा ये। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने जो देखा है वो ये है कि लिथियम बैटरीज जो हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर हैं, मतलब इसके इस्तेमाल, बाकी वो तो मार्केट में भी यही तकरीबन चल रहा है। और क्विकली बस इसको अभी खत्म करता हूँ, इसकी ये वाला मैंने बता दिया है। उसके अलावा जो है ये हाउ मच इट कैन बी देयर टू चार्ज ए बैटरी, ये बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है वो कितना टाइम हमें जो है वो लगेगा, उसके लिए मैंने ये कैलकुलेशंस जो है यहाँ पर शो की है। और कितना जो है वो हमें सॉरी ये तो हमने अभी शो कर लिया ना। उसके बाद जो है ये जो हाउ टू सेलेक्ट ए कंट्रोलर, तो कंट्रोलर में जो है ये हमारे पास ये मोटर है, सेंसर्स हैं, ब्रेक्स हैं, ये पूरा जो है कंट्रोलर एक पूरा कंप्लीट पैक होता है। और ये जो है इसमें द कंट्रोलर इज कंपैटिबल विद द इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग वोल्टेज, और द कंट्रोलर विल नीड टू प्रोग्राम, इसमें प्रोग्रामिंग होती है। और बाकी तो नॉर्मल क्रूड किस्म की जो है उसका प्रोसेसर होता है, लेकिन अगर ज्यादा महंगा हो तो डेफिनेटली इट विल कॉस्ट मोर। और ये जो है कंट्रोलर को जो है अमूमन जो है ये गेटिंग सिग्निफिकेंटली ओवरसाइज कंट्रोलर व्हिच कैन डिलीवर मोर पावर टू द मोटर देन इट्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, यू नो। और इसके बाद जो है सिलेक्टिंग ए चार्जर जो है वो भी सिलेक्ट प्रॉपर करना पड़ेगा, ताकि जो है बैटरी जो है वो डैमेज ना हो जाए। उसके बाद जो है ये कंट्रोल टॉर्क प्रिसाइजली जो है ये दो तरीके हैं ब्रशलेस डीसी मोटर के, एक जो है वो सेंसरलेस है और एक जो है सेंसर बेस्ड है। सेंसर बेस्ड जो है वो ऑल सेंसर्स के थ्रू है, और सेंसरलेस जो है वो उसके जो वाइंडिंग्स हैं उसमें जो है रेजिस्टेंस लगा के उसको मैयर करके उसका जो बैक ईएमएफ है उसको चेक करके अकॉर्डिंगली जो है ये जो इन्वर्टर है इसकी जो स्विचेस हैं उसको जो है कंट्रोल किया जाता है, सो दैट वी कैन हैव द प्रिसाइज टॉर्क। ये हॉल सेंसर में ये है कि तकरीबन जो दो फ्लक्सेस हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, दे आर अराउंड अबाउट 30 डिग्री लेस देन द 90 डिग्री, उसकी वजह से इसका टॉर्क में जो है वो मसला आ जाता है। दूसरा जो तरीका है वो सेंसरलेस है। सेंसरलेस में वी नीड टू मेजर द बैक ईएमएफ, उसमें ये है कि टॉर्क जो है वो थोड़ा सा पल्सेटिंग हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला सेंसरलेस का तरीका बताया गया है, आइदर यू कनेक्ट वन रेजिस्टेंस, मेजर इट एंड मेजर द बैक ईएमएफ क्रॉस जीरो क्रॉसिंग, और या जो है हर लिंक के साथ जो है आप लगा लें, उससे जो है मेजर करके जो ये स्विचेस हैं उनको कंट्रोल करें थ्रू द कंट्रोलर। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें जो सबसे बड़ा जो वो है प्रॉब्लम है वो ये है कि द टू टॉर्क कंट्रोल प्रिसाइजली फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल रिलाइज ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ द रोटर पोजीशन। तो जो रोटर की पोजीशन है अगर हम वो एक्यूरेटली इसके जरिए मेजर करें तो इवन देन उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से उसके टॉर्क को विद इन द टॉर्क जो रीजन हमने बताया था, जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो है उसको किसी भी पॉइंट पे उसको ऑपरेट कर सकता है। ये फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मैं इसमें ज्यादा वो नहीं जाऊंगा, इसमें ये है कि करंट हम मेजर कर रहे हैं दो फेजेस का, तीसरा वी कैन कैलकुलेट इट इजीली, नॉट प्रॉब्लम। उसके बाद जो है ये पार्क ट्रांसफॉर्मेशन, प्लॉट ट्रांसफॉर्मेशन, पार्क ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके बाद जो है ये हमारा स्पीड रेफरेंस है, और इसके बाद जो है ये हमारे पास जो फ्लक्स है, चूंकि परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें जो है आईडी जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स है उसको हम जीरो कर देते हैं, ये पीआई कंट्रोलर्स हैं। और दोबारा जो है बिल्कुल ये प्रोसेस इनवर्स में चले जाके और ये जो इन्वर्टर है उसको जो है कंट्रोल करते हैं, दैट्स व्हाट एक्चुअली इज द फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल। ये इंडक्शन मोटर में भी इस्तेमाल होता है, और जो है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर में भी इस्तेमाल होता है, और ब्रशलेस डीसी मोटर में भी जो है ये इस्तेमाल होता है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉस्टली है इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन प्रिसाइजली जो है हमें वो जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा जो है ये अगर ब्रशलेस डीसी मोटर लेते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर लेते हैं या ब्रश डीसी मोटर लेते हैं, उसका जो टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन से जो है हम आसानी से जो है हासिल कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे विद इन द लिमिटेड रेंज वी कैन गेट द टॉर्क एंड वी कैन गेट द स्पीड एट ए below the base speed or above the base speed। ये मैंने below the base speed या below the high speed, ये इस चीज है हम ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा कंट्रोलर लगाना है, तो इसमें जो है दो किस्म के हैं। एक जो है हमारे पास गेट ड्रिवन आईसी एंड डिस्क्रीट एक्सटर्नल पावर मॉसफेट्स, यू नो, ठीक है।
और दूसरी जो है मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसके अंदर ही जो है वो इन्वर्टर है और बाकी उसके जो आउटपुट हैं वो मोटर्स के लिए हैं। ये वाला जो है ये मोनोलिथिक है, इसकी ये इंटरनल डिजाइन है। और ये जो है ये हमारे पास जो है ये जो है गेट ड्राइव आईसी, इसमें जो है ये इन्वर्टर जो है ये बाहर रखा जाता है और सिर्फ कंट्रोलर जो है इसके गेट्स को कंट्रोल करता है। और ये वाला जो मोनोलिथिक है ये बाज़ आजकल मार्केट में मिलते हैं और मोस्टली कुछ लोग एक को प्रेफर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोटर सिलेक्शन, कुछ जो है दूसरे को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मेरे अपने हिसाब से जो है वो ये है कि ये जो गेट ड्रिवन आईसीज वाले जो है ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके, ये जो दूसरा वाला है। और ये वाले जो है इसका डिसीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से करना होगा कि ये कौन सा जो है आप इस्तेमाल कंट्रोलर करना चाहते हैं। और मैं इसके साथ जो है आई कम टू द एंड ऑफ इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आप लोगों के कोई questions हो या comments हो तो now is the time to ask. Saad, you had a comment about charging. You want to talk about that briefly? कुछ ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी, वो वैसे ही उन्होंने 25% उसको लिमिट रखा हुआ था, which is I understand for most technologies that might be necessary for 25%. So इस वजह से मैं बोला है मैं उससे partially disagree करता हूँ, क्योंकि depending on the technology you can up the charging state, the charging current, जिससे आपका charging time reduce हो सकता है. But otherwise, as far as the actual motor controller wala choice is concerned, and the difference between monolithic and gate driver based ICs for your motor controller, I don't think I would disagree with any of this at all. These are pretty important stuff, and I do feel कि ये काफी consistently उनके बारे में बोला गया. सादे मैं कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी जरूर, जी अगर आप पसंद करें तो मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ सब सुनने वालों के लिए भी, कि जो इस वक्त प्रेजेंटली हब मोटर के अंदर 3 स्पीड दी जाती हैं और नंबर 1, 2, 3 जिसके अंदर उनकी एक रेंज है कि अगर आप 1 स्पीड पे होंगे तो उसकी एक सर्टन से 35 स्पीड है, 2 पे रखेंगे वो 40 से 45 स्पीड है, 3 पे 60 या 65 जो भी स्पीड है उसके बारे में। और बाकी जो मोटर जिसको हम ट्रांसमिशन यूज करते हुए करें, उन दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हो ये रहा है कि जब आप हब मोटर को यूज करते हैं, उसकी आपने स्पीड नंबर 1 रखा है जिसकी लिमिट है कि वो 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी, तो उसके साथ उसका टार्क भी ड्रॉप हो जाता है। तो आपकी मतलब अगर आपने 2 लोगों का लोड डाला है तो वो 40 अज्यूम करते सिंगल आदमी के साथ, और जब 2 लोग बैठ जाएंगे तो 30 से भी नीचे ड्रॉप कर जाती है। और उसके बाद अब नंबर 2 में बेसिकली उसके आपके एम्स रिड्यूस हो जाते हैं जब आप ये 1, 2, 3 स्पीड में, तो वो बेसिकली एम्स को आपका कंट्रोलर जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। जब एम्स कंट्रोल रिड्यूस हो जाते हैं तो आपका टार्क भी कम हो गया। अच्छा, जब वेयर एज के जब हम ट्रांसमिशन के साथ यूज करते हैं तो वहां अगर हमने अपने एम्स को कंट्रोल किया है, नंबर 1 पे गए हैं, तो आपका जब टॉर्क डाउन हुआ तो आप उस सूरत में अपना गियर को ट्रांसमिशन को डाउन करेंगे तो आपके पास वही टार्क चाहिए होगा, क्योंकि आपने अगर पहाड़ी चढ़नी है तो उस सूरत में वहां तो आपके पास 60 स्पीड से वैसे नहीं चढ़ सकते, वहां आपको टार्क चाहिए, स्पीड कम चाहिए। और आपने अगर हब मोटर को नंबर 1 में रखते हैं जिसके अंदर लो टार्क है, यानी लो एम्पेरिज में है, और आपका टार्क भी कम हो गया, तो वो इस वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ सकती या वो लोड को कैरी नहीं कर सकती। वेयरएज जब आप ट्रांसमिशन को यूज करते हैं तो वहां आपने अगर उसकी करंट को ड्रॉप किया है, नंबर 1 पे रखा है, तो आपके पास गियर को ट्रांसमिशन को आपने 1 या 2 गियर डाउन करके वही टार्क आपको मिल गया, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली किसी भी एरिया के लिए मैक्सिमम लोड को कैरी कर सकती है। बेसिक डिफरेंस ये है जो मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा आपको किया था, ये मेरा एनालिसिस है, मे बी समबडी डिफर, पर लेकिन ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है। थैंक यू। एक चीज और आपने चार्जिंग के ऊपर बात की। देखिए, जब बैटरी का मेन इश्यू है ना, जो उसके अंदर सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि आपने बैटरी, लिथियम बैटरी जो है ना, ये जो भी बैटरी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो बैटरी किस सी की है। 1C चार्जिंग कैपेबिलिटी रखती है, 5C रखती है, 2C रखती है। तो अगर आपके पास जो बैटरी की जब सिलेक्शन है तो कम से कम आपके पास से चार्जिंग 1C और डिस्चार्ज 3 to 5C अगर हो तो तब आपका डिपेंड करता है कि चार्जर कैसा है। अगर आपका चार्जर 1C की कैपेबिलिटी वाला है तो फिर आपकी बैटरी गर्म नहीं होती है। इसका
का मतलब आप 1 घंटे में चार्ज कर लेंगे, और अगर आपके पास 0.5C या 0.2C के ऊपर आपकी सेल की कैपेबिलिटी है तो फिर आपके पास ये लिमिटेशन है कि आप 5 घंटे से फास्ट चार्जिंग पर जब जाएंगे तो फिर वो बैटरी ओवरहीट भी होगी और उसकी जो लाइफ है वो भी कम होगी। सो ये सारी लिमिटेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैन्युफैक्चरर आपको बैटरी दे रहा है वो आपके पास कितने ऑनेस्टी के साथ वो चीज को शेयर करता है, क्योंकि इसमें प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा पड़ जाता है कि अगर आप उसकी हाई एफिशिएंसी यानी जिसका ज्यादा C1C से प्लस उसका है टार्क है तो वो सेलेक्ट करते हैं तो उसके प्राइस और है, और अगर आप 0.2C पे आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके हाफ से भी कम प्राइस होती है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है जो किसी को ये बता नहीं रहे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हमने लास्ट भी बात की थी, और आपके इस प्रोसेस से जो आपका जिस चीज को आप हैंडल कर रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि ये आपकी लैब और ये चीजें जो है ना इसको कोई वैलिडेशन करें ताकि इसके अंदर जो अभी आने वाले टाइम में कुछ लिमिटेशन रख दी जाएंगी कि इससे नीचे साइज की बैटरी यानी 0.2C यानी जो सोलर वाली बैटरीज होती हैं वो आप इसके अंदर यूटिलाइज ना करें। इसमें कम से कम लेवल जो है ना वो मिनिमम 1C आपका चार्जिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब आपकी चॉइस है कि आप उसको 1 घंटे के चार्जर से करते हैं या आप 4-5 घंटे के स्लो चार्जर पर चलते हैं, लेकिन अगर 0.2C किसी ने सिलेक्ट करके बैटरी उसमें डाल दी है और बाद में बड़ा चार्जर किसी ने लगा दिया तो बैटरी ओवरहीट होगी और उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही चीजें जो है हमें हाईलाइट करने की जरूरत है ताकि अच्छा, मैं एक चीज जरा क्लियर कर लूं इससे पहले जो उन्होंने जिक्र किया था टॉर्क कम हो जाता है ज्यादा हो जाता है, एक्चुअली ये रेंज है, ये हर मोटर का जो अगर पूरा फुली कंट्रोलर काम कर रहा है और फीडबैक सिस्टम उसमें लगा हुआ है तो ये जो रेंज है कांस्टेंट टॉर्क में पावर कम हो जाती है क्योंकि स्पीड कम हो जाती है, टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट एट लो स्पीड। लेकिन ये पावर जो है ये बढ़ रहा है, अगर स्पीड बढ़ रही है टॉर्क कांस्टेंट है। अच्छा, हाई स्पीड में ये है कि टॉर्क कम हो जाता है फील्ड वीकनिंग की वजह से, लेकिन कांस्टेंट पावर रहता है इसलिए कि स्पीड बढ़ रही है, टॉर्क कम हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। तो फिदा साहब इसमें एक निशानदेही करूंगा एक चीज की, वो ये कि बाज़ औक़ात जो है ये तो आपने मोटर की कैरेक्टरिस्टिक बताई ना कि मोटर सप्लाई कर सकती है, मोटर की सलाहियत क्या है, लेकिन डिमांड क्या टॉर्क की है वो एक अलग बात है। अब मसलन के वजन ज्यादा है या आप चढ़ाई पे चढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी डिमांड टॉर्क की बहुत बढ़ जाएगी, स्पीड नहीं बढ़ रही, टॉर्क की डिमांड बढ़ गई, फिर आप क्या करेंगे? मैं असलम आजाद साहब उसकी तरफ से इशारा कर रहे थे। तो इसलिए थोड़ा सा आपकी बात भी बिल्कुल सही है और जो असलम साहब कह रहे हैं वही बात सही है। असलम साहब प्रैक्टिकली कह रहे हैं, आप थ्योरेटिकली कह रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ मोटर की साइड पे है, वो उसका प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि डिमांड टॉर्क क्या है। आप सप्लाई टॉर्क की बात करें, वो डिमांड टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरी तरफ से ये है कि माशाल्लाह आप काफ़ी अरसे से जो है काम कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जो चीज़ें आपने आज थोड़ा बताई हमको, मोटर्स वगैरह बताई आपने, उसके ड्राइव्स के बारे में बताया या कंट्रोल्स के बारे में बताया, इसमें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरेबिलिटी के क्या इम्कान है इन चीज़ों का, या पाकिस्तान में इन चीज़ों की डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरेबिलिटी इन दोनों की तरफ अहमियत है, लेकिन आपके जहन में पहले क्या करना चाहिए और क्या इम्कान है? देखिए, जहाँ तक कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम नहीं बना सकते हैं। आप अगर कामरा विजिट करें हर चीज़ बन जाती है वहाँ पर, आप अगर KRL विजिट करें हर चीज़ वहाँ बन जाती है, सिर्फ हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है। TIA में चले जाएं वहाँ पर भी जो है हर चीज़ बन जाती है। स्पेशली सबसे बार आजकल जो है हमारा टॉप पे जो जा रहा है, एक हमारा जो है ये जो कामरा है जहाँ पर हमारे जो पूरा सिस्टम है रडार के और जो एयरक्राफ्ट के, और दूसरा जो है KRL में है। KRL में तमाम चीज़ें जो है ये बन जाती हैं। जहाँ तक इन्वर्टर का काम है, जब मैं 79 या 81 में हम काम कर रहे थे वहाँ पर, तो ये थायरिस्टर कंट्रोल इन्वर्टर्स थे हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप चलने के लिए। उसके बाद उस पर काम हुआ और उन्होंने उसको कन्वर्ट करके IGBT बेस्ड बना दिए थे उसमें, तो सब कुछ हो जाता है। उन्होंने वहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल पंप्स भी जो है वो उन्होंने फैब्रिकेट किए थे। पाकिस्तान में भी यहाँ पर जो काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग से जो है हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं है बस। अच्छा, ये जो आपने निशानदेही की तो दिफाई इदारे हैं ना, तो इनका जो कारोबारी इदारे हैं, सनती इदारे हैं या सनती साइड है, उससे बीच में एक दीवार है,
وہ دیوار جو ہے اس کو پھلانگنا مشکل ہے. ابھی دیکھیں جب میں آپ کو بات کر رہا ہوں, میں نے ابھی جب مجھے یہ سعد صاحب نے بتایا کہ پریزنٹیشن دے دیں تو میرے پاس یقین کریں میرے پاس کچھ اتنا نہیں تھا آئیڈیا کہ کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ مجھے کوئی اتنا زیادہ مارکیٹ سے واقف نہیں تھا. میں حیران ہو گیا کہ آج کل پاکستان میں لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے جو ہمارا درا دمخیل ہے, اگر آپ کو یاد ہو, یہاں پر بہت زیادہ یہ آم کی فیکٹریز بنی ہوئی تھی. ہر ایک آدمی جو ہے نا اپنی مرضی سے آم بنا رہا تھا, کوئی اچھا بنا رہا تھا, کوئی برا بنا رہا تھا. یہ کافی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جتنے بھی تھے یہ جو انڈسٹریز تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کی ہر ایک اسکل کو جو ہے نا اکٹھے کر کے انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا اور اس کو جو ہے نا پراپر جو ہے مشینری پراپر جو ہے نا ٹریننگ یہ وغیرہ کر کے آج کل ہمارا جو اکوپمنٹ ہے یا جو آرمز ہیں وہ باہر ملکوں میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور بک رہے ہیں. اونلی بیکاز آف دس ریزن کہ انہوں نے اس کو کوآرڈینیٹ کر کے ایک جگہ پہ لے آئے ہیں. ہمارے پاکستان میں صرف یہ مسئلہ ہے کہ بس ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ. میں نے دیکھا ہے ایئر فورس میں بھی دیکھا ہے, میں نے باہر بھی میں نے دیکھا ہے, مطلب ہے کہ میں نے 7 سال سعودی عرب میں بھی گزارے ہیں, وہاں پر بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کافی ہے, لیکن ہماری آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, کوئی مطلب ہے کہ وہ نہیں, ہر ایک آدمی انڈیویجولی کام کر رہے ہیں. یہ تو ساتھ صاحب ماشاء اللہ ان کو ہمت دے, انہوں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ ملانے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہے نا ہم ڈس جوائنٹڈ ہیں, وی آر ناٹ جوائنٹ ود دا ایکچوئل پیپل. جو کہ مارکیٹ میں ایسا کام ہو رہا تھا, میں نے تو یوٹیوب پہ دیکھا, میں حیران ہو گیا کہ میں نے کہا یار ہم جو کر رہے ہیں یہ تو ایسے ٹائم ضائع کر رہے ہیں, انہوں نے تو آلریڈی بنا بھی لیا ہے اور چلا بھی رہے ہیں اور ان کے اتنے کویشچنز ہیں. تو یہ بس صرف ہمارا ملک کا وہ ذرا مسئلہ ہے, باقی ہر ماشاء اللہ سب کچھ ہے یہاں پر. اچھا سعد, you had a comment on this as well? ویسے تو میں ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا فدا صاحب سے, بٹ ابھی اس کے بارے میں ایک کوئک کامنٹ کر دیتا ہوں. وین اٹ کمس ٹو موٹرز اینڈ کنٹرولرز ان پاکستان, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں موٹرز آلریڈی کافی عرصے سے بن رہی ہیں اور ان کے اوپر R&D کانسٹنٹلی ہوتی رہتی ہے. تو اگر GFC فینس جو ہیں وہ EV موٹرز کے اوپر R&D کرنا شروع کر چکے ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے پاس پاکستان میں ملٹیپل لوکیشنز ہیں جو کہ آپ کے PCB کے ڈیزائن کو آپ کے لیے فیبریکیٹ اور پاپولیٹ کر کے دے سکتی ہیں. سو لانگ ایز آپ نے ڈیزائن اس کا کمپلیٹ کیا ہوا ہے, اپنی R&D کی ہوئی ہے, اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے, ہمیں پاکستان میں ہی لوگ مل جائیں گے جو ہمارے لیے اس کے لیے مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. مطلب ریپیڈیو اور اسمارٹ PCB چھوٹے نام نہیں ہیں, ان کے پاس PCB مینوفیکچرنگ اور ہر طرح کی PCB مینوفیکچرنگ کرنے کی کیپیبلٹیز ہیں. GFC چھوٹا نام نہیں ہے پاکستان میں. یہ اگر موٹرز بنا رہے ہیں, مطلب اگر پنکھے بنا رہے ہیں, ان کو موٹرز بنانی آتی ہیں اور وہ R&D ڈپارٹمنٹ ان کا کافی تگڑا ہے. اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ R&D کریں EVs کی موٹرز کے لیے جن کے اندر انٹیگریٹڈ موٹر کنٹرولرز ہوں گے, اگین دیٹس واٹ دے وانٹ, دیٹس واٹ دے آر کلیمنگ. I don't think we need to be afraid کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ ان کی کس طرح سے ہوگی. یہ بہت خوش آئند آپ نے بات بتائی, اس لیے کیونکہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جو ہے وہ ادارے, وہ کمپنیز جو کہ اس متعلقہ فیلڈ میں ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں. تو پنکھے بنانے والی کمپنیاں یا موٹر بنانے والی کمپنیاں, ان کے لیے نسبتاً یہ آسان تبدیلی ہے کہ وہ اپنی موٹر کی کوالٹی کو بہتر کریں, کیونکہ پنکھے کی موٹر نسبتاً فرق ہوگی یا اور جو پمپ کی موٹرز ہیں وہ فرق میں گاڑی کی موٹر کے مقابلے میں, جیسے کہ اسلم آزاد صاحب نے بھی کہا, جیسے شاک اینڈ وائبریشن کی بات ہے یا ٹیمپریچر کی بات ہے یا سیلنگ کی بات ہے اور دوسرے فیکٹرز آتے ہیں. تو اس لیے موٹر فرق ہے, لیکن بنیادی طور پہ وائنڈنگ ٹیکنالوجی, میگنیٹزم, وہ چیزیں وہ اسی طرح کی ہیں. لیکن یہ کہ اگر پنکھے بنانے والی کوئی کمپنی اس فیلڈ میں آ کے کام کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اچھا, ایک میرے ذہن میں کوشچن آ رہا تھا کہ ہم جیسے ابھی آپ نے بات کی ساتھ ان کی GFC کی, اگر وہ کام کر رہے ہیں اس میں and they are working towards motor applications for mobility type applications, so how can we engage them in this forum? How do we اگر کسی کے کوئی contacts ہیں وہاں پہ, people know people at GFC, how do we get them engaged? So getting them engaged ابھی ذرا ٹرکی ہے کیونکہ یہ وہ ابھی ہائی لیول R&D کے اوپر ہے. وہ جو ہوتا ہے نا کہ to try to find out its overall competitiveness and viability, ابھی وہ اس لیول پہ ہیں, مگر انہوں نے اس چیز کا اظہار ضرور کیا ہوا ہے that they are interested and they've started it. I don't think کہ وہ خود ابھی اس کے اوپر زیادہ openly engage کریں گے not until they have some hard data, کیونکہ وہ لوگ ڈیٹا کے بغیر نہیں چلنے والے. یہ GFC کہاں پہ ہے, کہاں پہ بیس ہے یہ؟
I believe GFC की I actually don't know GFC कहाँ पे बेस्ड है. ये लोग हमारे पास आए. ये पंखे की इंडस्ट्री ज्यादातर गुजरात में थी एक जमाने में, अब का मुझे मालूम नहीं. गुजरावाला साइड पे I think they were. चलें, we'll explore, we'll see if we can figure out how to get them some engaged, at least at a high level for now, just to learn from each other. साथ साहब इसमें मैं एक कमेंट दूंगा, इसी के एक्सटेंशन के वो लोग जो कि मुताल्लिका चीज़ें बनाते रहे हैं माजी में. अब जैसे मोटर्स जो है, जैसे GFC ने पंखे का कहा, या क्लाइमेक्स नाम की एक कंपनी होती जो मोटर्स बनाती थी. इसी तरह जो है जो लोग साइकिलें बनाते थे पहले, सोहराब या और ये चीज़ें. तो ये इन्हीं कंपनीज के इस्तात को मज़ीद ऊपर लाया जाए, बढ़ाया जाए, और फिर ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. क्योंकि हर शख्स, अगर जैसे पहले बात हो ना, हर शख्स, जैसे फिदा साहब ने कहा, हर शख्स हर काम करना चाहता है, तो वो मुमकिन नहीं है. तो इसमें जो एग्जिस्टिंग बेस है उनके पास, क्योंकि पहले उनका बिजनेस मॉडल है, उनके पास इस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके लिए बहुत आसान है कि थोड़ा सा इन्वेस्ट इस पे करें, उसका बहुत दूरस्थ नताइज निकलेंगे. बहुत ये अहम चीज़ है ये. बिल्कुल, totally agree. अच्छा साहब, आपने कुछ नाम मेंशन किए थे PCB मैन्युफैक्चरिंग के, वो क्या, कौन सी कंपनी थी? एक तो स्मार्ट PCB है, वो लाहौर बोल रहा हूँ, वो इस्लामाबाद में बेस्ड है. और एक है रैपिडेव वैसे नस्ट के साथ ज़्यादा लिंक्ड होता है, बट एंड आई थिंक दे आर काइंड ऑफ अप एंड कमिंग, बट हम लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है, एंड वी फाउंड देयर वर्क टू बी like a cut above what you can mostly find here in Pakistan. We found it to be equivalent to जो चाइना से जो आप बोर्ड बना के लाते हो ना, उस तरह का. So quality wise it's outstanding, and that helps in अगर आप अपने बोर्ड को एक होता है ना इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तक उसको रखना चाहते हो, in terms of safeties, in terms of its IPC. Yes, IPC standards. Exactly. So it's very very good. अच्छा, इनका टर्न अराउंड टाइम कितना है? कितने अरसे में वापस करते हैं बोर्ड आपका डिजाइन अप्रूवल के बाद? I think that mostly depends on the volume you're asking, naturally. तो usually हमें तकरीबन 2-3 महीनों में उन्होंने 400-500 बोर्ड्स दे दिए थे, but that was usually mostly because उस वक्त we were in a import glut, let's just say. मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये स्मार्ट PCB रावलपिंडी में जब पुराना एयरपोर्ट से आप हाईवे पे चढ़ते हैं, तो लेफ्ट साइड पे जहाँ कायद आज़म का पोर्ट्रेट लगा हुआ उसके लेफ्ट साइड पे है. और इट्स स्मार्ट PCB इज द सब्सिडरी ऑफ KRL. उनके पास से मैंने एक टाइम पे 1000-10,000 बोर्ड तक जो है PCB के उनसे प्रिंट करवाए. उनके पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है. आप जब भी चाहें आई कैन टेक यू अलोंग वहां मैं आपको दिखा सकता हूँ. ऑल्दो इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, बट आई हैव ए सोर्स. तो मैं ऑलरेडी उनसे पहले भी कर चुका हूँ, और अभी भी आने वाले टाइम में काफी उनके साथ ऑर्डरिंग है. तो जब आप चाहें मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ. बहुत उम्दा. अगर ये और उनका जो टाइम है ना, उनका जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है. लाइक 10,000 PCB जो है वो आपको विद इन वीक दे देंगे. बड़ी कैपेबिलिटी उनके पास. यहाँ तक कि अगर आपको कुछ चीज स्टफिंग करवानी, उन्होंने उसके लिए भी कुछ मशीन रखी हैं. और टेस्टिंग इक्विपमेंट उनके पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बेसिकली क्योंकि ये सब्सिडरी उनकी है, और बेसिकली ये लगाई गई थी कि उनके सेंसिटिव PCB बनाने के लिए जो बाहर नहीं बेच सकते थे. अब ये सारा सेटअप जो है ना, वो एक अदरवाइज आइडियल पड़ा कि आपने 100-50 आपने PCB बना लिए, लेकिन इतना बड़ा सेटअप के बगैर ये PCB बनता नहीं है. उसको उन्होंने पब्लिकली आउटसोर्स कर दिया कि आप ये PCB बनाएं पब्लिकली, जो भी है, ताकि आपका सेल्फ वो हो जाए. तो उस पर्पज के लिए इन्होंने पब्लिक को ओपन किया है. तो इसलिए आपको जब चाहेंगे आई कैन टेक यू अराउंड. जी जरूर. सर, एक PIA की सब्सिडरी है PEC, प्रेसिजन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे भी इसी तरह का काम होता है. अगर वहाँ पे भी कोई एक्सेस चाहिए तो वहाँ भी एक्सेस पॉसिबल है. ये कराची में है, राइट? PEC. अच्छा, ये बताइए असलम साहब, ये बताइए, ये जो आपने जिक्र किया इनका कंपनी का PCB वाली स्मार्ट PCB, ये लोग जो है जो इनका ग्लास फाइबर एपॉक्सी बोर्ड होता है, ये इंपोर्ट करते हैं, ये भी खुद बनाते हैं? क्योंकि ये बोर्ड जो है ना, अप टू 10 लेयर तक PCB बोर्ड बनाते हैं, जो जनरली होता नहीं. आम तो सिंगल लेयर, 2 लेयर, 4 लेयर तक जाते हैं. जी. इनके पास कैपेबिलिटी 10 लेयर्स तक की है.
اب یہ بورڈ ان کے پاس اپنی فیسلٹیز ہے اور کچھ انہوں نے چیزیں جو ہے نا جو بورڈ کا مٹیریل کا وہ میں فرینکلی اسپیکنگ اس وقت میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن کچھ انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا اپنے آن کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اسٹفنگ کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس ریفلو لائن ہے؟ جب میں نے 5 سال پہلے کیا تھا نا اس وقت انہوں نے کچھ اسٹفنگ جو ہے نا وہ چھوٹے سائز کی مشین تھی، ان کا پلان تھا کہ وہ بڑے سائز میں جائیں گے، لیکن ابھی میں کچھ دن میں وزٹ کروں گا تو دین آئی ول بی ایگزیکٹلی نوز کہ اس وقت انہوں نے کیسی اسٹفنگ کا جو کہ پیس وہ آپ اسٹفنگ کرتے ہیں وہ آٹومیٹک، میں نے وہاں بینکاک اور ساری جگہ پر تو دیکھا ہوا ہے، تو اس میں کچھ ہمارے سے ہم لوگ خود بھی 2 مشینیں امپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کچھ ہمارے سے جوائن ہینڈ کر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس بھی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. اس طرح ہمارے جو 505 ورک شاپ میں ادھر بھی ایک سیٹ اپ ہم ساتھ مل کے لگوا رہے ہیں تاکہ وہ جو مینوئل اسٹفنگ ہے نا اس کی بجائے کرنے کے آٹومیشن پہ چلے جائیں. تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی ریبورڈ سے اسٹفنگ ہے، وہ آپ کی پوری ریل اوپر چڑھائی جاتی ہیں اور آپ کا پی سی بی جو ہے نا وہ لائن اپ ہوتا ہے اور وہ آٹومیٹکلی اسٹفنگ کر کے اس کے بعد سولڈنگ اور سارا پروسیس کر کے وہ 1 منٹ کے اندر جو ہے نا ایک پی سی بی کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. اس میں دو تین اسٹیپس ہیں، اگرچہ اسٹیپس بہت سارے ہیں لیکن 2-3 میجر چیزیں. ایک تو یہ کہ کمپوننٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں جو آج کل استعمال ہوتے ہیں. ایک تو کہلاتے ہیں تھرو ہول پارٹس جس میں کہ تار لگا ہوا ہوتا ہے آخر میں جس کو موڑ کے آپ بورڈ کے اندر ڈالتے ہیں. دوسرا ہے سرفیس ماؤنٹ SMT، اور ایس ایم ڈی کی بات کر رہا ہوں میں ایس ایم ڈی کی بات کر رہا ہوں چونکہ یہ ساری ایس ایم ڈی کے لیے ایس ایم ڈی کے لیے ریفلو لائن چاہیے آپ کو، جس میں کہ ایک لمبی لائن ہے جس میں کہ وہ بورڈ جاتا ہے. آپ نے پہلے پک اینڈ پلیس کے روبوٹ کے ذریعے آپ نے کمپوننٹس کو پلیس کر دیا، جیسے آپ ریل کی بات کر رہے تھے، ریل سے وہ کمپوننٹ آیا آپ نے پلیس کر دیا، ریفلو لائن میں گئے آپ، اس نے جو ہے پہلے آپ نے اس کو سولڈر پیسٹ لگایا، پھر آپ نے ریفلو کر کے وہ دوسرے بورڈ آیا. تو لیکن وہ اچھی خاصی لمبی لائن ہوتی ہے، وہ چھوٹی لائن نہیں ہوتی. تو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی مشین میں نے وہ فزیکلی، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، میں نے یہ فزیکلی ایک نہیں کئی فیکٹریاں دیکھی ہیں اور اس میں ہم نے ہزاروں بورڈ جو ہے نا یہ اسٹفنگ کروائے ہوئے ہمیں. تو الٹیمیٹلی جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ اب بہت زیادہ ہے تو یہ ایس ایم ڈی جو ہے نا وہی اب لگیں گے، وہی فیزیبل ہے. ٹھیک ہے. اور تھرو ہول کے لیے عام طور پہ کہلاتا ہے ریفلو پروسیس، ریفلو کیا گیا سلیکٹیو سولڈر پروسیس کہلاتا ہے. سر اس میں ٹائم بہت لگتا ہے. ہاں وہ لیکن تھرو ہول پارٹس کے لیے وہی ہے، وہ جو آپ کے جو تھرو ہول پارٹس کے لیے آپ کو سلیکٹیو سولڈر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کر سکتے ہیں، لیکن بڑے پارٹس اگر ہیں تو پھر آپ کو ریفلو چاہیے، نہیں تو آپ جو ہے اس سے بھی ریفلو پروسیس سے کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو مطلب بورڈ بھی بنا رہے ہیں اور بورڈ کو پاپولیٹ بھی کر رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں لوگ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. Good discussion. اور کسی کے کوئی questions ہو related to the topic that we had today, motors or controls کے اوپر؟ We wrap that up. سعد کچھ لوگوں نے میسیجز بھی چھوڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں جواب ان کے آئے نہیں آئے. جی وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی. سعد you have your hand raised. جی اصل میں میرا سوال تھا زیادہ ریلیٹڈ ٹو یہ موٹر کی چوائس ڈپینڈنگ آن دا ایکچوئل یوز کیس. تو فدا صاحب اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ پریزنٹیشن اگر کھول سکتے ہیں، اس پرٹیکولرلی وہ گراف جو کہ آپ کی پاور ورسز ٹارک والی 4 ڈفرینٹ ٹائپس آف موٹرز، تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ کھول دیں میں اس سے میں شیئر میں نے بند کر، 1 منٹ میں اس کو دوبارہ اسکرین شیئرنگ پہ میں. اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو الاؤ کر دیتا ہوں. جی آ گئی، وہ آ گئی اسکرین. جی چلیے ٹھیک ہے، اوکے. ہاں جی اس کے بعد والی وہ جو یہ والی. تو اس میں میں اصل میں کوشچن یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف وہیکل جو آپ یوز کریں کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ڈیمانڈیڈ ٹارک اینڈ سپلائڈ ٹارک. تو آپ کی جو پروڈکٹ جو ہوگا، جو آپ کی ایکچوئل وہیکل ہوگی، وہ زیادہ ڈیمانڈیڈ ٹارک کے بیسس پہ چلے گی. یور سپلائی نیڈس ٹو میٹ، یور سپلائی آف ٹارک نیڈس ٹو میٹ دیٹ ڈیمانڈ. سپوز اگر ہم نے اس موٹر کے آگے ایک گیئر اسمبلی لگائی ہوئی ہے جس کے اندر ملٹیپل گیئر آپشنس، آپ مطلب ان گیئرس کے درمیان آپ ایکچولی سوئچ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی مین ایکچوئل فزیکل گیئرز، ناٹ میکینیکل گیئرز جو کہ آپ کو ہب موٹرز میں ملتی ہیں، ناٹ دا الیکٹرانک گیئرز آپ کو ہب موٹرز میں ملتی ہیں. اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو دیٹ مینس جب آپ ہائی اسپیڈس کے اوپر آ رہے ہوں گے، یو ہیو دی ابلٹی ٹو ریڈیوس ٹارک ٹو انکریز دا اسپیڈ. میں ایز اے بیٹری مینوفیکچرنگ میں کام کرتے ہوئے دا تھنگ جو کہ ہمارے سے زیادہ جو کلر چیز ہوتی ہے ہماری بیٹریز کی، وہ ہائی کرنٹ ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آرمیچر کرنٹ انکریز کر کے آپ اس کی اسپیڈ انکریز کرتے ہیں، سو واٹ
how can you reduce that? How can you reduce the armature current? जहाँ तक देखें करंट का ताल्लुक है ना, तो करंट तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा. जो रेटेड करंट होगा, ये जो फिनोमेना है इसमें रेटेड करंट ही कांस्टेंट रहेगा. वोल्टेज जो है, ये जो पावर रीजन है, इसमें देखें P इज इक्वल टू VI, ठीक है ना. ये जो P इज इक्वल टू, ये जो मैं वापस चले जाऊँ उस पे, P इज इक्वल टू VI यहाँ पर है. करंट जो है ये कांस्टेंट है. देखिए ये वाला जो करंट आप नजर आ रहा है ना, सॉरी ये वाला IA आर्मेचर करंट जो है ये कांस्टेंट है इवन अप टू द हाई स्पीड. वोल्टेज जो है यहाँ से लेकर 0 से लेकर हम जो बेस स्पीड है वोल्टेज इंक्रीज करते हैं अप टू द रेटेड वोल्टेज. सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. तो करंट इज कांस्टेंट, वोल्टेज इज इंक्रीजिंग. जहां तक टॉर्क का ताल्लुक है, तो अगेन यू नो वी कैन से दैट टॉर्क जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये जो हमारा ये जो है करंट जो है वो भी कांस्टेंट है. देखिए करंट भी कांस्टेंट है और टॉर्क भी कांस्टेंट है. तो ठीक है यहाँ पर, तो ये वाला जो है ना, लेकिन यहाँ स्पीड चेंज हो रही है ना, तो उसकी वजह से जो है ना पावर चेंज हो रही है. पावर इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल टॉर्क इनटू ओमेगा. तो टॉर्क कांस्टेंट है, ओमेगा बढ़ रहा है. तो वेदर यू कैन देखिए हर टॉर्क के लिए करंट होता है. जितना आप टॉर्क इंक्रीज करेंगे इस वीक फील्ड वीकनिंग रीजन में टॉर्क कम हो रहा है, तो करंट भी कम हो रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है. लेकिन करंट चूंकि हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, हम स्पीड ज्यादा कर रहे हैं, टॉर्क कम कर रहे हैं, कांस्टेंट पावर हमें मिल रहा है. चाहे हम गियर देखें, गियर के दोनों साइड पे, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि दोनों साइड पे पावर जो है वो रिमेन कांस्टेंट, कीपिंग इन माइंड कि इसकी एफिशिएंसी 100% है. तो दोनों साइड पे गियर्स के जी. फिदा साहब थोड़ा सा एक दो चीजें कहना चाहूंगा यहाँ पे. ये बुनियादी तौर पर ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो गालिबन 3 फेज मोटर की बात हो रही है. तो अगरचे ये जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो साद साहब ने सवाल पूछा वो थोड़ा सा फ़र्क है. तो साद उसका जवाब ये है कि दो चीज़ें हैं. एक तो जो आपने कहा ना करंट बदलेगा, तो करंट अक्सर बेशतर PWM के जरिए कंट्रोल करते हैं. जो आपका ड्राइव है उसको, उसमें PWM के जरिए आप एवरेज करंट को चेंज करते हैं. तो इसमें यहाँ पे एवरेज करंट, इसमें करंट का एक्सेस तो है और गालिबन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट तो गालिबन नहीं बदलेगा, लेकिन एवरेज करंट ओवर साइकिल बदल जाएगा, क्योंकि PWM के जरिए आप उसको कंट्रोल कर रहे होंगे. दूसरा ये कि खास तौर पे जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए, लाल बत्ती पे खड़े हुए और आपको चलना है, तो यू डोंट नीड अ फुल टॉर्क एट दिस टाइम. आपको कम टॉर्क चाहिए, वरना आप अपनी मोटर बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए उसके जरिए फिर फील्ड वीकनिंग के जरिए आप उसको कंट्रोल करते हैं, जो वेक्टर कंट्रोल का जिक्र किया था फिदा साहब ने पहले. देखिए फील्ड वीकनिंग जो है ना वो अबाउट द रेटेड स्पीड होती है. जब आप मोटर, ये जो एरिया है टॉर्क वाला लो, ये आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, और ये जो कांस्टेंट टॉर्क वाला एरिया है ऐसे जैसे आप शहर में जा रहे हैं. कभी आपने ब्रेक लगा दिया, कभी ब्रेक कम कर लिया. तो ये जो रीजन है इसमें चाहे आपने ब्रेक लगा लिया, दोबारा चल पड़े हैं, तो यू मे बी समवेयर इन दिस रीजन, यू नो. तो ये जो कंट्रोल सर्किटरी होता है, ये तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं ये पल्स विद मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं डीसी मोटर्स की. जहाँ तक ये इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो उसमें जो है ना वो जो है वोल्ट वो जो है ना वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आ जाएगा. मेरा सवाल असल में इससे जरा सा डिफरेंट था. अगर आप उस पेज पे जाएं जहाँ पे चार डिफरेंट प्रोफाइल्स बने हुए हैं हमारे पास टॉर्क और पावर के. यस, अब मेरा सवाल जो जिस तरफ मैं ले जाना चाह रहा था, अगर आपके पास मल्टीपल गियर्स होंगे जिसमें द आइडिया इज आपके फर्स्ट कपल ऑफ गियर्स में यू आर गोइंग टू नीड मोर पावर, बट इन द लास्ट कपल ऑफ गियर्स यू आर गोइंग टू नीड कांस्टेंट पावर एंड रिड्यूसिंग टॉर्क. अगर हम उस तरह की असेंबली में करना चाहते हैं कि हमारी मोटर के बाद गियर असेंबली हो, तो इन चारों में से कौन सी टाइप ऑफ मोटर वुड वर्क बेस्ट, कंसीडरिंग कि हमें लो स्पीड्स में स्पेसिफिकली हाई पावर, मतलब इंक्रीजिंग पावर चाहिए होगी, जैसे जो ब्लू लाइंस हो रही हैं, और इस तरह के पर्टिकुलरली अगर हमें ये गियर स्विच करने होंगे. ये चीज देखिए जब आप मैं जरा थोड़ा सा मैं ग्राउंड रियलिटी पे आपसे बात कर सकूं तो ये थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन PMDC मोटर्स के ऊपर, तो थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा. अगर साथ साथ इजाजत है मैं बात कर सकूं? जी गो अहेड असम साहब. आपने तो ये वाला आर्किटेक्चर यूज किया हुआ है अब तक की. ओके, ऐसा है कि मैं ये जो जितनी डायग्राम्स और सारे सीक्वेंस दिखाए गए हैं, मैं शायद PhD नहीं और ये इन चीज़ों को इतना समझता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे बात अभी आपसे शेयर करने लगा. इस वक्त हम कर क्या रहे हैं कि इस जो हमारा कंट्रोलर है उसके अंदर हमने एक लिमिट रखी है 2-3 स्टेज के ऊपर
کہ ہم اس سے زیادہ کرنٹ کو نہیں جانے دیں گے. سے اسٹیپ 1 ہم نے رکھا ہے, اس کا 20 ایمپس کا میکسیمم ہے وہ ہے. لیکن چونکہ یہ اسٹیپن موٹر ہوتی ہے جو پی ایم ڈی سی موٹر ہے, تو اس میں وولٹیج بھی کنٹینیو, اگر 48 یا 54 جتنے وولٹیج میں ہیں, وولٹیج بھی کنٹینیو آپ کے کنٹرولر کے ساتھ لنک ہوتے ہیں, اور ایمپس جو آپ نے لمٹ دی ہوئی ہے 20 ایمپس کی فار انسٹنٹ, وہ بھی کنٹینیو ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایکسیلیٹر دیتے ہیں تو آپ فریکوینسی جو ہے نا وہ ایڈ کرتے ہیں. تو آپ فریکوینسی میں آپ کے نمبر آف سائیکل جیسے چینج ہوتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام 0 to 256 فریکوینسی سائیکل پہ جب جاتے ہیں, تو جتنی آپ سائیکل انکریز کریں گے اتنا اسٹیپن آئے گا. تو آپ کو نیٹ ریزلٹ جب آپ میٹر پہ دیکھیں گے نا, تو آپ کو کرنٹ جو ہے وہ گریجولی اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا, اسٹارٹنگ فرام 0 to 20 جو آپ نے لمٹ رکھی ہے. جیسے جیسے کرنٹ اوپر چلتا چلا جائے گا, ویسے آپ کا چونکہ وولٹیج بھی کنٹینیوس ہے, وہی جو ایکچوئل دیے ہیں اس کے اندر وولٹیج نیچے سے اوپر کنٹرول نہیں ہے, وہ فل سائز پورے کمپلیٹ وولٹیج ہیں. ایمس کو بھی رکھا, لیکن یہ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. آپ فریکوینسی جب اس کو 0 سے 256 تک جاتے ہیں, تو جیسے جیسے فریکوینسی بڑھے گی اتنی دفعہ اسٹیپن موٹر کے اندر کرنٹ کو ایڈیشن ہوگی, تو آپ کو بیک اینڈ کے اندر موٹر کے بیٹری کے اوپر آپ کو اس کے ایمس جو ہے نا وہ اسٹیپس کے ساتھ زیادہ آنا نظر آئیں گے. اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اشارے پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو وہاں پر پاور کی زیادہ ضرورت ہے, اور آپ نے ایک پک کرنا ہے. تو فرض کریں اگر گیئر موٹر ہے تو آپ اس کا 2 گیئر ڈاؤن کر لیتے ہیں, یا آپ چڑھائی بھی چڑھنا چاہتے ہیں, اس صورت میں آپ کے پاس ایمپیئرج چونکہ لمٹ ہے, وولٹیج بھی کانسٹنٹ ہے, ایمپیئرج کی لمٹ بھی کانسٹنٹ ہے, مگر وہاں پر آپ کے پاس آپ کو لوڈ زیادہ چاہیے. تو ان دیٹ کیس اگر آپ کے پاس ٹرانسمیشن والی موٹر ہے, تو آپ اس کے 1 2 3 جو بھی گیئر ہیں اس کو آپ ڈراپ کر کے آپ اپنے ٹارک کو بڑھا سکتے ہیں, پاور زیادہ لے سکتے ہیں. تو یہ تو پریکٹیکلی سچویشن ہے. باقی آپ زیادہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا فردر گائیڈنس ہونی چاہیے. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ فریکوینسی زیادہ ہو جاتی ہے, وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ہمارا کرنٹ کبھی بھی ریٹڈ ویلیو سے زیادہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو بھی موٹر, میں سپوز سے کہتا ہوں یہ 100 واٹس ہے کوئی چیز ہے, تو 100 واٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کے سیچوریشن تک جاتی ہے, نی آف دا کرو, اس سے بیونڈ ہم نہیں جاتے ہیں, ہمیں فلکس نہیں ملتا ہے. میں آپ کی بات کاٹوں گا, میں آپ کی بات کاٹوں گا. فزیکلی اگر آپ مارکیٹ سے لیں تو اس کا 32 ایمس کا انہوں نے کنٹرولر کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور وہ جنرلی جو ان کی کیپیبلٹی وہ 15-16 ایمس کی ہوتی ہے. مگر وہ جو آپ دیتے ہیں نا تھروٹل سے, تو اس کی آپ فزیکلی ایمس لگائیے تو اس سے بھی ایکسیڈ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ 32 ایمس کو ٹرپ بھی کرتی ہے موٹر. تو جتنی آپ کو مارکیٹ میں چیزیں لکھتی ہیں نا, یہ ڈاکومنٹ کرنا سب کچھ کہتا نظر آتا کہ یہ چیزیں اس کے اندر کرنٹ اس کا فکس کیا ہوا ہے, ایسا ہو نہیں رہا. یہ چیزیں جو ہے نا جو ہم بات کرتے ہیں, اس طرح کی لمٹ اویلیبل نہیں ہے. لہٰذا وہ آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سرٹن ایمس تک جاتا ہے, مطلب 20 ایمس ہے, اس نے اگر کسی نے لمٹ رکھی ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں آپ کے پاس اگر لوڈ زیادہ ہے, وولٹیج تو کانسٹنٹ ہے, لوڈ زیادہ ہے, تو آپ کی پک اس طرح ملے گی نہیں انٹل انلیس کہ آپ کے پاس ٹرانسمیشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ٹرانسمیشن ہے, گیئر ہیں, تو آپ اس کا 2 گیئر ڈراپ کر کے آپ اس کی پاور کو انہانس کر سکتے ہیں. یہ تو پریکٹیکل سچویشن ہے, باقی آپ زیادہ سمجھتے ہیں. نہیں, پاور انہینس نہیں ہو سکتی. پاور جتنی موٹر کی پاور ہوگی وہی آؤٹ پٹ پہ ملے گی تھرو دا گیئرس. نہیں ہاں, that's what I'm saying کہ اگر آپ کی موٹر جو ہے اس کے اندر 100 واٹ کی فرض کے موٹر ہے, وہ ایک ایکس لوڈ کو لیتی ہے, مگر آپ کے پاس جو جتنا لوڈ اگر آپ نے ڈیزائن کیا 100 kg کا, تو وہاں 200 kg لوڈ ڈال دیتے ہیں. موٹر تو وہی ہے. اب موٹر کو ریلیف کرنے کے لیے آپ آر پی ایم تھرو گیئر ویل کے اوپر ریڈیوس کریں گے, تو اس کے لیے گیئر استعمال کریں گے. اب جب آپ گیئر استعمال کریں گے تو آپ کی موٹر کی یعنی روڈ سپیڈ جو کلومیٹر سپیڈ ہے وہ آپ کو کم مل جائے گی, لیکن آپ کے پاس جو پاور ہے وہ آپ کے پاس انہانس ہو جائے گی. دیکھیں وہ پاور اس لیے زیادہ بڑھ رہا ہے کہ ٹارک بڑھ گیا نا, اور ٹارک جو جتنا بڑھے گا وہ ریٹڈ کرنٹ تک بڑھے گا. ریٹڈ کرنٹ سے بیونڈ اگر آپ اس کو زیادہ کرتے ہیں, آپ کو فلکس ہی نہیں مل رہا ہے. جب فلکس نہیں مل رہا ہے, ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جل گیا ہے, کوئی موٹر جل گئی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی بتایا گیا ہے کسی چیز کی ریٹنگ کہ یہ 100 واٹ کا ہے, تو 100 واٹ کا جو بھی موٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نی آف دا کرو ہے, میگنیٹائزیشن کرو, اس تک جو کرنٹ ہوتا ہے دیٹ ایکچولی وی کال اٹ ریٹڈ کرنٹ. اف یو گو بیونڈ دیٹ, تو جتنا بھی ہم اس کو زیادہ کریں کرنٹ کو, تو فلکس جو ہے ہمیں نہیں ملتا ہے, ہمیں ٹارک بھی نہیں ملتا ہے پھر. لیکن that's why we need to utilize the gear نا, that's why we need to utilize the gear, تاکہ آپ اپنا بجائے اس کے موٹر گرم کریں اور زیادہ ایمپیئر ڈرا کرنے کی کوشش کریں, یا اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے, بیٹری زیادہ ڈرین کریں, تو آپ کے پاس اگر ٹرانسمیشن ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی, آپ کا جو پاور ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکے.
جی 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 اسلم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اسلم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کی کہ گیئر باکس کیا کرے گا، تو گیئر باکس جو ہے پاور کو بڑھائے گا نہیں، انہینس نہیں کرے گا پاور. تو جیسے فدا صاحب نے کہا کہ وہ موٹر کی لمٹ ہے وہ اپنی دے گی. گیئر باکس کے ذریعے آپ کم اسپیڈ پہ زیادہ ٹارک لے سکتے ہیں، ٹارک اور اسپیڈ کا ریشیو کو بدل سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، پاور کانسٹنٹ ہے، ان دونوں میں آپس میں ریشیو جو ہے اس کا اسپیڈ کا اور ٹارک کا آپ گیئر باکس کے ذریعے وہ بدلتے ہیں. بالکل گیئر کی مثال ٹرانسفارمر جیسی ہے. اگر 100 کلو واٹ کا ٹرانسفارمر ہے تو اس کا وولٹیج ان پٹ اور آؤٹ پٹ اور اس کا کرنٹ دونوں برابر ہوں گے. مطلب دونوں کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ پاور کے برابر ہوگا. دونوں سائڈ پہ اگر 100% ایفیشنسی کریں تو ایک سائڈ پہ اگر وولٹیج زیادہ ہوتا ہے تو کرنٹ کم ہوتا ہے. کرنٹ کورسپونڈ ٹو دی ٹارک، وولٹیج کورسپونڈ ٹو دی بالکل 100% صحیح بات ہے. بالکل بیسک جو ہے نا، بیسک وہ جو ہے بالکل ٹھیک. اسلم صاحب میرا ایک کوشچن تھا kind of following up on Saad's original question کہ آپ کا جو ٹرانسمیشن والا سیٹ اپ ہے اس میں آپ کے خیال میں ان موٹرز میں سے کون سی موٹر سب سے زیادہ بہتر ہے ود دا ٹرانسمیشن سیٹ اپ جو آپ یوز کر رہے ہیں؟ سر ہم نے تو جو موٹر یوز کی ہے نا وہ ہم نے ساتھ اٹیچمنٹ کی شافٹ والی موٹر ہے، وہ ہم نے گیئر کرینک کے ساتھ اس کو پیرللی جوائن کر دیا میں نے، جیسے آپ کو تصویر بھیجی تھی. تو اب ہم اگلے فیز میں اس کا جو سائز ہے اس سے 4 انچ تھک ہے، تو شاید یہ 1.5 انچ تھک رہ جائے گا. اس کو ڈسک ٹائپ موٹر جو ہے نا یہ ڈیزائن ہو جائے گی اگلے 5-6 مہینے میں. تو آپ کو اپیرنٹلی باہر کوئی ایسی موٹر بڑی نہ، ابھی تو 4 انچ کی موٹر نظر آتی ہے گیئر کے ساتھ لگی ہوئی، مگر وہ کسی جگہ ہنڈرنس نہیں کرتی ہے. آپ گیئر بھی یوز کرتے ہیں اور آپ کا جتنا ٹارک ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی میٹ کرتی ہے، اور اس میں گرم ہونے کا چانسز سرے سے نہیں رہتے ہیں بالکل بھی. بہرحال ہم تو یہ موٹر کو یوز کر رہے ہیں وہ بٹ وہ جو ہب موٹر کو ہم یوز نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم نے بہت کوشش کی مگر اس کے اندر ہمیں وہ چیز کسی بھی طرح سے ہم سکسیسفل نہیں ہوئے کہ اگر ہمیں لوڈ لے کر جانا ہے. اسلم صاحب سوال یہ ہے کہ جو سعد بھائی کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا آپ کی برش لیس ڈی سی موٹر ہے، آیا آپ کی سنکرونس موٹر ہے، انڈکشن ہے، پی ایم ڈی سی موٹر ہے، پرماننٹ میگنیٹک ڈی سی موٹر. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے باقی موٹر سے؟ میرا اپنا اس میں 2 چیزیں ہیں سر. اس میں ہمیں اس کو بنانے میں جو فیسلٹیز چاہیے تھی نا وہ ہمیں اویلیبل ہوگی. اس سب سے اگر ہو سکتا ہے کسی کے لیے مشکل ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہوگی. اگر ہم کسی کو کر نہیں سکتے وہ آسان ہے مگر ہمارے لیے مشکل ہے تو اس کا ہم آسان تو نہیں کہیں گے. تو اس لیے ہم اسی پہ ہی گئے ہیں. اور ہم ابھی سملرلی آگے 3 کلو واٹ اور 5 کلو واٹ بھی اسی پیٹرن کے اوپر موو کر رہے ہیں. لیکن جیسا ہم نے 3 کلو اپنا 0.8 کلو واٹ کی 0.8 کلو واٹ کی موٹر کے اوپر پہلے ہم نے بائک کے لیے کیا، بجائے اس کے کام 1.5 کلو واٹ اور 2 کلو واٹ پہ جاتے ہیں. تو 0.8 کلو واٹ سرونگ لائک اینی تھنگ. آپ کی پیک موٹر کی ایفیشنسی کیا آئی آپ کی جو موجودہ ڈیزائن ہے اس کا؟ سر وہ 92% انہوں نے بتایا. پیک ایفیشنسی 92%. جی سر. جی سر. میکینیکل شافٹ پاور ورسز ان پٹ الیکٹریکل پاور ان دونوں جی انہوں نے دیا تھا. اس میں بیسک فرق یہ پڑا کہ اس میں پہلے جو اوریجنلی چائنا نے یوز کیا تھا وہ N32 N35 کا میگنٹ یوز کیا تھا، اور اس کے بعد جو ادھر میگنٹ انہانس بنایا گیا ہے وہ پہلے ہم نے ٹرائی کیا تھا N45، جو کہ ہمارا خیال تھا کہ چونکہ نشان لیف ٹیسلا جو ہے نا N48 یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کے قریب جائیں. لیکن چونکہ یہاں پر مینوفیکچرنگ جو فیسلٹی تھی اس کے اندر ہمارا ڈسکارڈ کا ریشو ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا. تو N40 جو ہے نا فائنلی ہوا جس کے اندر ہماری جو ہے نا ویسٹ نہیں آتی ہے. تو N40 کے اندر ہمیں 30% ٹارک بڑھ گیا. اس میں بیئرنگز آپ نے کس قسم کے استعمال کیے اپنی موٹر میں؟ وہ سمپل جو پہلے جیسے آپ کی موٹر سائیکل کے اندر کرینک کے اندر 2 بیئرنگ لگے ہوتے ہیں وہی بیئرنگ ہے. کوئی چیز اس میں وہ چیز چینج نہیں ہوئی. تو بیئرنگ آپ نے موٹر سائیکل کیری اوور کر لیے؟ وہ ایسی جو اس کی کرینک ہے بیسیکلی اسی کے بیئرنگ، ہم نے بیئرنگ کو بھی نہیں چھیڑا، صرف اس کے اندر کرینک کو نکال کے تو اس کو اسٹریٹ شافٹ ڈال دیے، کیونکہ اس کی نہ ہمیں پسٹن کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت، سلنڈر سے نہیں ہے. اچھا تو یہ جو چین ڈرائیو یا اگر گیئر ڈرائیو لگاتے ہیں تو اس کا اپنا وزن کتنا ایڈ ہوتا ہے اور اس کی کیا فیول اکانومی پینلٹی کتنی پڑتی ہے آپ کو؟ مجھ سے سوال کریں آپ؟ جی جو بھی آپ سے یا کوئی اور جو اس پروجیکٹ میں کام کر رہے. دوبارہ بولیے کیا سوال آپ کا؟ اگر آپ کوئی گیئر ڈرائیو یا چین ڈرائیو لگاتے ہیں موٹر کے ساتھ ریڈکشن کے لیے تو اس کا کتنا اپنا وزن کتنا بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے؟
जब आप इस वक्त सिलेंडर और पिस्टन को रिमूव करते हैं तो उसका और ये मोटर का ऑलमोस्ट सिमिलर वेट है जो हम उसकी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जो हमारे पास एडिशन आ रही है वो बैटरी का वेट आ रहा है जो कि सिलेंडर वाली लोकेशन के ऊपर इंस्टॉल हो रहा है, और वो उसका वेट तकरीबन 10 से 12 किलो है जो 2 किलोवाट की बैटरी है। सो यही एडिशन हो रहा है जो 2 किलोवाट की बैटरी का वेट है, और चूंकि ये सेंटर बैलेंस के अंदर है और इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा लोड या डिसबैलेंसिंग ऐसी नजर नहीं आई है अभी तक। तो 2 किलोवाट बैटरी का आपने बताया, कितना बताया वजन? तकरीबन 11 या 12 किलो एग्जैक्टली इन बिटवीन है, कहीं 11 से माइनस प्लस है। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्योंकि वजन की बात हो रही है, जो फिदा साहब ने अपनी एक स्लाइड में दिखाया था कि जो कंट्रोलर उसका वजन 10 किलोग्राम, मुझे वो बहुत ज्यादा महसूस हुआ था। नहीं सर, कंट्रोलर वेट जो है ना वो तो मैक्सिमम 1 kg भी नहीं है, उससे भी कम उसका वेट है जो इसके लिए हम अभी यूज कर रहे हैं। फिदा साहब ने 10 किलोग्राम दिखाया था अपनी एक स्लाइड में, तो वो थोड़ा सा उसको बिल्कुल देख लीजिएगा। आपकी बात सही है। एक्चुअली मैंने ये जो कैलकुलेशंस की थी मैंने रफ उस पे की थी, मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था मार्केट अच्छा का। अच्छा, ठीक है तो इसलिए मैंने मतलब उसको एज्यूम किया, उसमें मतलब आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक। मैं सर कोशिश करूंगा, गाइडलाइन दी है कि ताकि उसको जो है फॉलो करें, ताकि उसके मुताबिक जो है कोई अपनी कैलकुलेशन जो है वो आसानी से कर सकें, बस यही है मेरा मतलब। तो ये जो कंट्रोलर, ये इंटीग्रेटेड कंट्रोलर है, तो इस BMS इसके अंदर ही होता है? नहीं, BMS तो बैटरी के साथ है जी, कंट्रोलर से मोटर के लिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो और हम जो यूज कर रहे हैं BMS एक्टिव BMS यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास लाइव जो है ना हर इंडिविजुअल सेल जो है ना उसकी टेम्परेचर और उसकी वोल्टेज भी आते हैं, और उसको आप मॉनिटर सामने डिस्प्ले में देखते हैं, और आप इसके ब्लूटूथ के साथ अपने मोबाइल पे देख सकते हैं लाइव। कोई ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह कुछ है? हाँ जी, आपका मोबाइल पे ब्लूटूथ है या कंट्रोलर, आप डायरेक्ट डिस्प्ले जो आपका मेन रखा हुआ उसके अंदर उसके एम्स भी आएंगे, उसकी बैटरी स्टेटस भी आएगा, उसके टेम्परेचर्स भी आएंगे, हर चीज आएगी इसमें। असलम साहब, ये जो आपका कंट्रोलर है जिसमें स्विचेस लगे हुए हैं आपके, तो वो स्विचेस जो हैं उनको ठंडा करने के लिए सिर्फ हवा से, जो मोटरसाइकिल चल रही है उसकी जो हवा चल रही है उसी से ठंडा कर रहे हैं, या कोई और भी निजाम रखा है आपने उसमें? सर ऐसा है कि बैटरी को अगर हम जो सेल सेलेक्ट किए हैं वो 1C चार्ज है और 5C इसका डिस्चार्ज है, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, मैंने आप कहेंगे तो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, उसमें एटमॉस्फेयर से 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। हमने वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी उसको जब यूज किया तो क्योंकि टेम्परेचर उस वक्त राइज करेगा जब आप 1C प्लस में जाएंगे, 1C तक पहुंचेंगे। तो अगर आप 1/2C से ज्यादा आपका करंट ड्रॉ नहीं हो रहा तो बैटरी के ऊपर टेम्परेचर राइज नहीं होता है। नहीं, मैं कंट्रोलर की तरफ बात कर रहा हूँ, जो स्विचेस वगैरह आपके कंट्रोलर बैटरी नहीं। अच्छा, हाँ, उसमें नेचुरल एयर से आती, इससे ज्यादा कुछ और नहीं किया उसमें, उससे ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी लोड नहीं होता है। और जितने भी इस पे हम, जैसे मोटर आपके ओपन एटमॉस्फेयर से हवा से ठंडी हो रही है, ऐसे ही कंट्रोलर भी हवा से ठंडा हो रहा है। इसको हमें कुछ और यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं ठंडा करने के लिए। अच्छा, तो इसमें अपना हीट सिंक कोई है? इसमें जो स्विचेस है तो मॉसफेट होंगे गालिबन? जी, मॉसफेट हैं, लेकिन वो आपकी जो बॉडी सारी वो हीट सिंक है, तो आपका जो बॉडी के अंदर ही उसका टेम्परेचर आता है, वो डिस्पर्स हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो आपने उसका कंट्रोलर को उसके जो मेटल स्ट्रक्चर है उसके साथ थर्मली कपल किया हुआ है? जी बिल्कुल किया हुआ। अच्छा, तो लेकिन बीच में उसमें जी कहिए। नहीं, बस मैं एक सजेस्ट कर रहा था, चक माशाल्लाह काफी अच्छा वो है फोरम है। ये जो मैंने अभी पहले प्रेजेंट किया कि ये जो स्विच रिलक्टेंस मोटर है, इस पे काफी काम हो रहा है, और ये जो है आइंदा जो है ये तमाम ब्रशलेस DC मोटर्स को और बाकी मोटर्स को जो है ये डोमेस्टिक लेवल पे और इंडस्ट्रियल लेवल पे और ये जो EV में जो है उसको रिप्लेस कर देगी। सिर्फ इस पे जो है ना वो काम चाहिए, और उसके लिए जो हमारे पास फ्री स्पेस जो होता है जो मैडलैब के साथ चलता है, उसमें अगर उसका कोई सेटअप आप लोगों किसी के पास हो तो उस पर अगर ये कोई इसकी फिजिबिलिटी या उसकी जो है वो बाकी, उसमें मेन चीज जो है वो कंट्रोलर है, उसका जो टॉर्क है वो पल्सुएटिंग है, थोड़ा सा नॉइज है, उसकी जो डिजाइन है उस पर अगर आप करके और यहाँ पाकिस्तान में हम फैब्रिकेट कर लें तो मेरे ख्याल में नथिंग लाइक इट। दासा, मैं एक चीज और ऐड कर दूं आपसे, जो आप अभी बात कर रहे हैं, देखें चूंकि आप बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये वाली मोटर जो है ना इसका फ्यूचर है, और ये है चूंकि ये आपका नॉलेज यहाँ तक है, मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं, हो सकता है मुझसे बेहतर और किसी को भी नॉलेज हो।
हम इस वक्त एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम माइक्रोचिप वाइंडिंग की जगह ले जाएगी। आप ये ज़हन में रखिए कि आपने पहले सिंपल मोटर थी जो 100 वाट के अगेंस्ट एक एक्स जो जॉब करती थी, और उसके बाद आप पीएमडीसी मोटर या ऑल्टरनेट मोटर्स के ऊपर जब आए हैं एनर्जी सेविंग के ऊपर, तो आपने वो 30 वाट के ऊपर वही जॉब जो है ना करना शुरू किया। इस वक्त जो जिस मोटर की मैं आपसे माइक्रोचिप मोटर की बात कर रहा हूँ, उसमें वाइंडिंग को खत्म कर देगा, वो माइक्रोचिप ने प्लेस कर लिया, ये सिर्फ 5% एनर्जी लेगी। दैट इज रियल फ्यूचर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है मेरे से बेहतर भी कोई काम कर रहा हो या किसी और के पास बेहतर नॉलेज हो, लेकिन चूंकि ये वक्त ऐसा है ना, तो हर जगह पर काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जिसको आप कह रहे हैं वो शायद इस तरह मैं नहीं समझता हूँ कि वो फ्यूचर है, लेकिन मेरे हिसाब से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपका 100 से 30 वाट पे वही जॉब आया, और आप 30 वाट से 5 वाट पे 5% वही जॉब आएगा, जो कि इसके अंदर वाइंडिंग के अंदर जो हमारी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं वो बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर आ जाएगा। देखिए, जहाँ तक एफिशिएंसी का ताल्लुक है तो मोस्टली एफिशिएंसी जो है वो 95 से बिलो 90-95 के दरमियान है। तो ये जो चिप की बात कर रहे हैं, या तो ये वो सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें वो कंडक्टर का साइज बिल्कुल हमारे बालों से भी कम हो जाएगा, वो तो उसके लिए जी हाँ बिल्कुल, डिफरेंट वो आपको वाइंडिंग नजर नहीं, जैसे वाइंडिंग नजर आती है ना, उसमें वाइंडिंग नजर नहीं आएंगे, वो बिल्कुल चिप जो है ना वो आपकी कोर के साथ प्लेस हो जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज ऐसी नजर नहीं आ रही है। दैट है माइक्रोचिप, तो वो रिप्लेस कर देगी वही है, आपकी लेकिन वाइंडिंग उसके लिए तो आपको एक बहुत ही डिफरेंट उसको प्लेस करने का एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा ना, इसलिए कि अगर सुपर को। वो कंडक्टर कर आ रहे हैं जाए ना, तो ट्रांसफार्मर भी खत्म हो जाएगा, जनरेटर भी जो है ना वो खत्म हो खत्म हो गया। जाएगा, पावर लाइंस जो है ना वो सीधी यहाँ पर आएगी, और कोई बीच में ट्रांसमिशन लाइन एक हल्की सी होगी। तो जी, अच्छा we है, are doing ठीक है। that. हाँ, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो हमें हमारे लिए ये इसका अगर कोई वो साइट हो तो हमें शेयर कर ले ताकि उसको जरा हम देख लें। नहीं, जिस वक्त ये पब्लिक के लिए एक दफा ये इसकी डिस्प्ले आएगा उसके बाद फिर इसको शेयर किया जा सकता है। जब आप इस ऐसे स्टेज पे होते हैं तो फिर वो जो है ना मुनासिब नहीं है कि ऐसी चीजें डिस्कस किए जाएं, लेकिन मैंने सिर्फ एक आइडिया आपको शेयर कर दिया है, क्योंकि आप अपने नॉलेज में बहुत अच्छी बात है, आपने जो किया, जो थोड़ा मेरे पास नॉलेज है वो आपको शेयर करूंगा, और किसी और के पास मुझसे बेहतर नॉलेज है वो अगर शेयर करे तो हमारे लिए भी लर्निंग होगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा है, एक दूसरे से हम सीखेंगे। हम तो यहाँ पर वो मार्केट से भी हम वाकिफ नहीं, हमारे स्टूडेंट ज्यादा मार्केट से वाकिफ होते हैं और हम लोग नहीं होते। और जो हमारे एकेडेमिया है वो इंडस्ट्री उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, और जो इंडस्ट्री है वो हमारे एकेडेमिया पे ट्रस्ट नहीं करती है, इसलिए कि हमारा नॉलेज आपस में शेयर नहीं हो पा रहा ना। बहुत अच्छा। बैक टू योर क्वेश्चन फिदा साहब अबाउट डी स्पेस, उमर या आजम भाई, यू गाइस हैव एनी थॉट्स ऑन दैट? डी स्पेस की जो बात कर रहे थे, किस के बारे में दोबारा कहिए साहब, आप बता सकते हैं, आप जो बात कर रहे थे? ये डी स्पेस है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल, और ये सिस्टम है। डी स्पेस, अच्छा ठीक है, डी स्पेस, सही सही, अच्छा ठीक है, सही। जर्मन कंपनी की प्रोडक्ट है ये, रियल टाइम कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं, हार्डवेयर लूप सिमुलेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल उसमें मतलब है कि आपका जी। तो उसमें क्या सवाल आपका क्या है? मेरे सिर्फ क्या सवाल मतलब ये है कि ऐसी है कि जो आप लोगों ने अभी वो प्रोग्राम बनाया था कि जिसमें आप वो एक सिमुलेशन करेंगे और आप जो है ना एक सिमुलेशन टूल बनाएंगे और उसमें मॉडल मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे नहीं, बना हुआ है, उसको एक्सपेंड अच्छा बना हुआ है, ठीक है ना। जी जी, तो मेरे कहने का मतलब ये कि उसके जो इक्विवेलेंट डेफिनेटली आपके पास कोई मोटर होगी, ठीक है ना। तो वो ये है कि वो मैथमेटिकल मॉडल जो आप विद कंट्रोलर्स एवरीथिंग यू चेक इट, यू नो, तो उसको आप दे रहे हैं, वो मैटलैब से आप दे रहे हैं 440 वोल्ट्स या जो भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, वो बार एक्सटर्नली भी आप जो है ना थ्रू मैटलैब उसी मॉडल मैथमेटिकल को आप दे सकते हैं, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट भी आप उससे ले सकते हैं। वंस यू आर सेटिस्फाइड, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक दैट मॉडल आउट थ्रू द मैटलैब, उसके जो डी स्पेस है उसके अपने मॉड्यूल्स हैं, और आपका जो सिमुलिंक का जो वर्चुअल मॉडल है वो फिजिकल सिस्टम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है वो जो आपने कंट्रोलर बनाया होगा थ्रू ब्लॉक्स, उसको अगर आप यू हैव सेटिस्फाइड उसको कंपाइल करें, वो सी में कंपाइल हो जाएगा, उसको रिकंपाइल करें तो वो असेंबली लैंग्वेज में लेकर उसको जो है ना बंद कर लें, एंड दैट्स इट। तो आजकल जितने भी उसको जो है जी आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है ये जी आप उसकी हार्डवेयर इन द लूप की बात कर रहे हैं? नहीं, ये बात फर्क कर रहे हैं। ये उमर, ये फिदा साहब ये कह रहे हैं कि आपने अपना बेसिक मॉडल बनाया, उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं और फिर आपने उसको लिंक किया अपने रियल हार्डवेयर के साथ,
اور پھر آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے اس کے جو پیرامیٹرز آپ کے ان نون ہیں ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کروایا. صحیح کہہ رہا ہوں میں فضا صاحب؟ نہیں آپ کے پاس تو پیرامیٹرز تو نون ہے, میتھمیٹیکل ماڈل آپ کا نون ہے. جی لیکن پیرامیٹرز ان نون ہے. اچھا وہ تو ایک اس کا بھی دوسرا ایک ہے, اس کو جس کو کہتے ہیں سیلف کمیشننگ. اگر آپ کو ایک موٹر کا پتہ نہیں ہے, اس کی سیلف کمیشننگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں, اس کا باقاعدہ آپ ان پٹ دیتے ہیں اسکوئر ویوز, اس کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کے ٹائم کانسٹنٹ وغیرہ سے اس کے پیرامیٹرز جو ہے وہ نکال کر کے وہ ڈال دیتا ہے کنٹرولر میں, اور جو بھی موٹر اس کو لائیں گے چینج پیرامیٹرز کے ساتھ, وہ اس کو جو ہے نا اس کی سیلف کمیشننگ کہتے ہیں, وہ اس کو ٹیسٹ کر کے اپنے اس کے مطابق چلا دے گا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ ڈی سی ایس کی بات کر رہا ہوں کہ سپوز سے آپ کے پاس ایک ڈی سی موٹر ہے, اس کا آپ نے ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا کے میٹ لیب میں سیمولنک میں آپ نے اس کو سیمولیٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اس کا جو ہے پوزیشن فیڈ بیک بنا دیا آپ نے, اس کا جو ہے نا اسپیڈ فیڈ بیک بنا دیا. اس کے بعد آپ کے پاس وہ ایکچولی موٹر ایگزسٹ کر رہی ہے فزیکلی, لیکن آپ نے اس کا میتھمیٹیکل بنا کر آپ اس کو چیک کر رہے ہیں, اس کے مختلف کنٹرول وہ جو ہے چیک کر رہے ہیں, الگوریتم چیک کر رہے ہیں, آپ سیٹسفائی ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ کا فزیکل ورچوئل جو موٹر ہے سیمولنک میں, آپ اس کو ریپلیس کر کے ایکچوئل موٹر سے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. مینس آپ کا سیمولنک چلے گا اور آپ کے سیمولنک پہ جو وہ ورچوئل جو وہ ہوگا ماڈل, وہ فزیکل ماڈل چل رہا ہوگا. Once you are satisfied with all, ہارڈ ویئر ان دی لوپ یہ کافی استعمال ہوتا ہے یہاں پہ. بالکل, تو یہی میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آج کل اس پہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ میں نے کوشش کی تھی ایئر یونیورسٹی میں پرچیز کرنے کی, میں نے کافی ڈھونڈا, کسی کے پاس نہیں تھا. نسٹ میں بھی کیا تھا میں نے, باہر سے بھی. بہرحال ان شارٹ یہ کہ اس کی ضرورت ہے پاکستان میں, اگر اپنے طور پہ کرتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں. تو ابھی کوئی ڈی اسپیس کر رہا ہے استعمال پاکستان میں؟ یہ کافی مہنگا ہوتا ہے. اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے, اس کی جو کنفیگریشن ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ کریٹ کرتی ہے انیشلی, لیکن آج کل وہ بھی اتنا وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو گیا ہے کہ وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں آپ کو مدد کس قسم کی چاہیے ڈی اسپیس کے بارے میں؟ ڈی اسپیس میں جو ہیلپ جو ہے وہ موسٹلی یہی ہے کہ اگر آپ نے ڈی اسپیس خرید لیا تو اس کے لیے آپ کو کیا مدد چاہیے, میرا سوال یہ ہے. نہیں, مدد تو مجھے ایسی ہے کہ جب کسی کے پاس ڈی اسپیس ہوگا تو اس میں اگر کوئی میتھمیٹیکل ماڈل ہے یا جو کنٹرول الگوریدمس ہیں, کوئی بھی سسٹم ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ کنٹرولر جو کنٹرول انجینئر جو ہے نا الگ کنٹرول اس کے. جی آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ایک نیڈ ہے پاکستان میں کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. جی ڈی اسپیس ٹائپ کا کوئی سیٹ اپ. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ڈی اسپیس کی طرف ای وی اکیڈمی جو ہے تھوڑا سا توجہ دے. یہ توجہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک ریسنٹلی ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا, یہ جو ہمارا کون سا ٹینک ہے جو پاکستانی ٹینک ہے, اس کا جو بیرل تھا, اس کا جو کنٹرولر تھا, اس کی جو کنٹرول الگوریتم تھا, اس کو چینج کرنا تھا. اور وہ جو چینج ہے جب ہم نے پورا اس کو اسٹڈی کیا تو سوائے ڈی اسپیس کے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے وہ جو ہے نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ڈی اسپیس کہاں تھا ہمارے پاس, تو بہرحال وہ ہوا ہی نہیں ہوا, جو بھی ہے وہ چل رہا ہے, جو بھی سلسلہ چلا رہے ہیں. لیکن آج کل ہماری یہ انڈسٹریز وغیرہ میں مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ اس کا استعمال ضروری ہے کہ لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں, ان کو جو ڈیزائرڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں مل رہی ہے, اور بیکاز آف دا کنٹرولر میں جو الگوریتم پڑا ہوا ہے وہ ان کی ڈیزائرڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے. صحیح, تو اس میں جی کہیے عمر. نہیں آپ بولیے. ہاں, اس میں جو ہے ڈی اسپیس سے پہلے جو ہے اس کا ڈی اسپیس جرمن کمپنی نے بنایا تھا. یہاں پہ ناربر میں ایک کمپنی تھی اپلائیڈ ڈائنامکس کے نام سے, تو وہ کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے تھے. ان کا کافی اب پتہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن آٹوموٹیو انڈسٹری میں ڈی اسپیس کی بہت ہائی والے بھی سسٹمز ہیں جو ضرورت. بالکل لیب ویو کا بھی یہی سسٹم ہے. جی تو یہ اسلام آباد میں ایک ہے کیپٹل یونیورسٹی سائنس کاسٹ کے نام سے, وہ ایک زمانے میں دیکھ رہے تھے, پتہ نہیں اب پھر وہ ڈی اسپیس ان کو بہت مہنگا لگ رہا تھا. وہ ندیم راسب اس کا ہیڈ تھا وہ. اچھا, پتہ نہیں, میں ڈاکٹر عامر بھٹی کو جانتا ہوں. ہاں, عامر بھٹی صاحب سے میری بات ہوئی تھی, ان کے پاس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں منگوا لوں گا آپ کے لیے, اور وہ جو پرائس کہہ رہے تھے وہ زیادہ ہائی تھی. بھٹی صاحب ان دنوں میں جب میں ایئر یونیورسٹی میں تھا, پر پھر خاموشی ہو گئی. ڈی اسپیس کا میں دو کمپوننٹس ہیں, ایک تو اس کا ہارڈ ویئر ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کا سافٹ ویئر ہے. سافٹ ویئر تو سیمولنک ہے نا, صرف سافٹ ویئر تو سیمولنک ہے نا. اچھا, جو بلاک فارم سیمولنک ہے, اور اس کے سامنے اس کا یوزر انٹرفیس ان کا اپنا ہے ڈی اسپیس والوں کا.
वो तो आप उनका सेटअप अपना कर सकते हैं जी सेटअप कर सकते, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी। तो असल चीज़ आपको चाहिए उसका हार्डवेयर, लेकिन हार्डवेयर भी उसमें बहुत वेरिड हार्डवेयर हैं उसके डीस्पेस, कोई स्टैंडर्ड हार्डवेयर नहीं है मेरा ख्याल है। उसमें बहुत मुख्तलिफ मॉड्यूल्स वगैरह थे एक ज़माने में, आप अपने अब हिसाब हाल का से मुझे उसको मालूम डिजाइन नहीं। कर सकते हैं लेकिन जहाँ तक ये छोटे मोटे का है तो वो तो यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी हर क्लास में 10 उन्होंने वो बनाए हुए हैं स्टेशन। तो आपको कौन सा और चाहिए, जरा उसमें चैट विंडो में डालें आपको कि कौन सा मॉडल चाहिए आपको, क्या 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 चाहिए उसको देख के बताते हैं फिर आपको। मैं आपके साथ वो शेयर कर लूंगा उस पे, ये जो है मैंने थोड़ा सा किसी ने मुझसे, ये अफगानिस्तान में वो उस पे काम कर रहे हैं, ये जो काबुल यूनिवर्सिटी है, मैं उनके साथ भी मेरा रब्ता रहता है, उनकी जो है ना मास्टर्स प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उनके साथ हेल्प कर रहा हूँ, तो उनको भी मैंने दिया था, तो उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन छोटी सी बनाई थी, मैंने मैं आपको भी वो सेंड कर लूंगा। जी अच्छा, ठीक है, बताइएगा, तो अगर यहाँ से कुछ मदद हो सकी तो हम करेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने साथ से भी शेयर किया था उस पे व्हाट्सएप पे, वही जो थोड़े से स्लाइड थे 2-3-4, ठीक है ना, तो वो चलें ठीक है, वो फिर हम देख के तो आपको फीडबैक दे देंगे उस पर। ठीक है। चलें जी, इट्स ऑलमोस्ट 12:50 यहाँ पे। नहीं बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले तो फिदा साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर putting together the slides. Mashallah, very good discussion on motors and controls today. तो ये बस अच्छा हुआ, आपने कल आपसे जो बात हुई थी उसके बाद आज मुझे वक्त मिला, तो आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कम से कम बात सुन ली, वरना जो है ना ये जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी बात जो है ना आखिर में फिर कोई नहीं सुनता, आप लोगों ने सुन ली, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, माशाल्लाह आपको इज्जत दी है। बहुत एक्सपीरियंस है, तो माशाल्लाह we appreciate your बहुत शुक्रिया time and contribution. Okay. तो देखिए अपनी स्लाइड्स मुझे जी फिदा साहब मुझे अपनी स्लाइड्स भेज दीजिएगा, और नेक्स्ट वीक हमारा जो सेशन है दैट्स फोकस्ड ऑन बैटरी एंड चार्जिंग. So I had requested Saad Khushnud to go over some basic battery information. तो उसके ऊपर फिर हमारी डिस्कशन रहेगी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. So look forward to talking to everybody next week. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. Hafiz.